Assalamu alaikum. Uh, are you able to listen to me loud and clear? Yes, sir. Walaikum salam. Assalamu alaikum. Okay. So today we are going to start chapter 4. अभी वैसे 1 minute है बाकी. So shall we wait or we can start right away? आप अपने नाम और आईडी लिख दें चैट बॉक्स में ताकि आपकी अटेंडेंस मार्क हो सके. अच्छा, अभी आगे चलने से पहले आई वुड लाइक यू टू कम अप विद योर क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी. अगर कोई सवाल पूछना है तो यू कैन आस्क मी राइट अवे. कोई सवाल है आप लोगों के ज़हन में अब तक जितना पढ़ा है उसके हवाले से, या कोई और ऐसी चीज़ जो कि आपको समझ में नहीं आई हो? जी, रावेल या असद दोनों में से कोई भी बता दे. सर, ये जो आपने डिजाइन हमने पढ़ा था, डिजाइन ऑफ प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो सिस्टम. जी. हेलो. हाँ उसमें हाँ बोले. आपने वो कहा था कि मैं सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है बाद में डिस्कस करूंगा. तो हाँ हाँ सही है. जी जी. तो वो जो है वो मैं बाद में ही डिस्कस करूंगा. इसकी वजह ये है कि ये जो बुक है वो एक अलग कॉन्सेप्ट के साथ लिखी गई है. मुझे नहीं पता आप लोगों ने इसको अभी तक पढ़ा है या नहीं पढ़ा, क्योंकि मैं तो इसको इतने शॉर्ट टाइम में तो सिर्फ इसकी जो प्रेजेंटेशन बनी हुई है उसमें जो मेन पॉइंट्स हैं उसी को मैं डिस्कस कर पा रहा हूँ. सर, हमने तो इस बारे में नहीं पढ़ा. नहीं नहीं, किताब तो है ना आपके पास, तो आपको खुद आप की तो तो है. कुछ. हाँ, तो किताब है तो उसको भी तो पढ़ना नहीं नहीं, होता वो है, तो या सिर्फ पढ़ेंगे मतलब ये बिल्कुल कि सर. स्लाइड्स पढ़ ली और खत्म, चैप्टर ओवर? नहीं नहीं सर, जी. रीडिंग तो बहुत जरूरी है. हाँ, तो फिर उसमें पढ़ा था कुछ, उसमें कुछ पता चला उसको पढ़ के, या मतलब पढ़ा नहीं है तो फिर तो सवाल नहीं होगा, लेकिन अगर पढ़ा सर, होता तो उसमें से नहीं, सवाल ये नहीं आते. पढ़ा. सिलेक्शन क्राइटेरिया. जी. सिलेक्शन क्राइटेरिया पे नहीं, वहाँ पे भी कुछ पढ़ा. वहाँ वहाँ पढ़ा नहीं है या वहाँ है नहीं? सर, वहाँ पढ़ा नहीं है अभी. हाँ, ये कहें, मैं यही सुनना चाह रहा था असल में कि पढ़ा नहीं, नहीं मैं है. कह रहा अगर हूँ पढ़ते पढ़ा उसको नहीं है. खोल के सिलेक्शन देखते तो समझ में क्राइटेरिया. आ जाती जी जी. बात. लेकिन अब ये मसला यही है ना कि हम लोग यूनिवर्सिटी लेवल पे भी चाहते हैं कि हमें उंगली पकड़ के कोई चलाए तो चलेंगे, वरना हम वहीं खड़े रहेंगे. तो ये एक बड़ा इशू है. इसको थोड़ा सा ओवरकम करने की कोशिश करें. मैं आपको जब बार बार कह रहा हूँ कि आई एम हियर टू हेल्प यू आउट, तो फिर अच्छा, दूसरी बात ये है कि अभी तक आप लोगों को ये लग रहा होगा कि अगर इस तरह से हमने टीचर को जो है वो फ्री हैंड दिया तो वो तो पूरी बुक ख़त्म कर देंगे पूरे सेमेस्टर में, क्योंकि हमारे पास टाइम तो अभी बहुत है और हम 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं. तो ऐसा नहीं है. मतलब मैं चाहता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दूँ, लेकिन जब इम्तिहान होगा तो उसको थोड़ा बहुत आगे पीछे प्लस माइनस कर लेंगे. लेकिन वो सिर्फ मैं उसी सूरत में करूँगा जब मुझे ऐसा लगेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं. या सिर्फ मतलब टाइम पास कर रहे हैं, आके बैठ रहे हैं और बस गुजारा कर रहे हैं, तो फिर मैं उसको क्लास कंसिडर नहीं करूँगा. मैं फिर उसे यही समझूंगा कि ये टाइम पास करने की बातें हैं. तो हम यहाँ टाइम पास करने नहीं बल्कि कुछ सीखने के लिए आए हैं. तो इसको ज़रा सा इस एंगल से चीज़ों को समझने की और देखने की कोशिश करें. और हेल्प मेरी आपके लिए हर वक्त अवेलेबल है. जी. तो इरहान कह रहे हैं कि सर, इफ यू वांट टू सेट अप एन इंडस्ट्री, व्हाट बेसिक प्रोजेक्ट्स एंड टीम वर्क वी नीड, लाइक इन द फॉर्म ऑफ शेड्यूल, कॉस्ट, बजट मैनेजमेंट. देखें, जो अगर आप कोई इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं तो रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री को सेटअप करने की एक अलग होगी, और इंडस्ट्री को जो सेटअप करने का जो पूरा प्रोसेस होगा, राइट फ्रॉम या तो आप मतलब ये कि बनी बनाई बिल्डिंग खरीदेंगे और उसमें अपने हिसाब से सेटिंग करके और उसको शुरू कर सकते हैं,
या फिर आप जो है उसको बिल्कुल आप उसको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करें, जैसे कंस्ट्रक्शन हो, और फिर उसके अपने हिसाब से उसको बनाएं। तो थोड़ी बहुत आपको खुद ही अंदाजा होगा कि एक बना बनाया घर लेते हैं अगर, तो उसको मोल्ड करना अपने हिसाब से वो ज्यादा मुश्किल होता है बनिस्बत इसके कि आप बिल्कुल फ्लैट जमीन लें और उसमें अपने हिसाब से जो भी चीज, जो घर आप बनाना चाह रहे हैं, उसको आप अपनी मर्जी से उसको डिजाइन करके और उसको एक ही दफा बनवा लेते हैं। बने बनाए में पहले ये होता है कि आपको पहले तोड़ना पड़ता है और फिर उसके बाद बनाना होता है। तो ये तो है बेसिक डिफरेंस। जहाँ बनाने से लेके और प्रोडक्शन से पहले तक का जो पूरा टाइम है वो कहलाएगा आपका प्रोजेक्ट। और जब उसमें प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी तो वो बन जाएगा प्रोसेस, वो फिर प्रोजेक्ट नहीं रहेगा। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, कॉस्ट, बजट, शेड्यूल, मैनेजमेंट और ये सारी जो चीजें हैं, ये एग्जैक्टली प्रोजेक्ट के ही परव्यू में आएंगी। जब वो प्रोडक्शन में चला जाएगा तो वहां पर फिर प्रोसेस के हिसाब से आप अपनी मैनेजमेंट हायरार्की सेट करेंगे, जो कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन बनेगी। और उस फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की जो असाइनमेंट्स होंगे, जो डे टू डे बेसिस पे वो काम उनको जो करना होगा, वो बेसिकली कहलाएगा आपका प्रोसेस। और उस प्रोसेस के लिए आपको फंक्शनल मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो फिर प्रोजेक्ट नहीं रहेगा। तो ये तो है बेसिक इसकी रिक्वायरमेंट। अब ये जो आपने कहा कि जी अब इस वक्त इस स्टेज पे बहुत सारी चीजें इतना डेप्थ में फिलहाल इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक तरह से अगर जाते हैं तो कोई बुरी बात भी नहीं है, इसलिए कि बिल्कुल सही बात है कि हमने इसको अल्टीमेटली पढ़ना तो है। एक मिनट में जरा एक एक चीज में जरा चेक कर लूं तो मैं फिर आपकी तरफ वापस आता हूँ। अच्छा, अभी एक सवाल असद ने इरहान ने शायद पूछा है या असद ने पूछा है, किल पॉइंट क्या होता है। तो किल पॉइंट इज द स्टेज गेट और फेज रिव्यू। At the review, the progress of the project is evaluated and decision is made whether to continue or cancel the project. अब ये भी मैंने जो है इसकी डेफिनेशन पढ़ी है तो उससे भी आपको समझ में नहीं आया होगा। अब मैं आपको उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली डज इट मीन। ठीक है जी। तो अब यहाँ इसने जो एक वर्ड कहा, अगर आप चाहें तो मैं आपको इसकी स्क्रीन भी दिखा देता हूँ जहाँ से मैं ये चीज पढ़ रहा हूँ। किल पॉइंट इज द स्टेज गेट। स्टेज गेट एक टेक्निक होती है। जिस तरह से अगर आप केमिस्ट्री के जब आप एक्सपेरिमेंट्स करते थे कॉलेज के ज़माने में, तो आपने देखा होगा कि एक फ्लास्क में से एक पाइप निकल के फिर दूसरे में जाता था, फिर दूसरे से तीसरे में। तो वहां पर कोई एक, ये पहले वाले में कोई केमिकल रिएक्शन होता था, फिर वो मूव होता था दूसरे में और फिर दूसरे से तीसरे में। तो ये जो पहले फ्लास्क से दूसरे फ्लास्क में जाने का जो प्रोसेस था, उसके लिए बीच में आपको पाइप, ये ग्लास पाइप ही होता था जिसकी जरूरत पड़ती थी। जो मैं बात कह रहा हूँ समझ में आ रही है नहीं आ रही है? कोई भी बोल दे उसमें, ताकि मुझे लगे कि हाँ जो मैं बात जी कर रहा सर, हूँ। आ रही है। हाँ, तो मतलब अब ये जो है ये बेसिकली कहलाता है किल पॉइंट। कि एक स्टेज, एक फ्लास्क का जो आउटपुट है वो दूसरे का इनपुट बनता है, तो ये स्टेज गेट कहलाता है। इसी स्टेज गेट को किल पॉइंट कहते हैं। और किल पॉइंट इसको इसलिए कहते हैं कि अगर उससे आगे आपने अगर तो चलना है तो आप प्रोजेक्ट को आगे लेके चलेंगे, लेकिन अगर आगे नहीं चलना है तो वहीं पर प्रोजेक्ट को एंड कर देना होता है इसमें। तो ये जो एंड करना है वो बेसिकली
कहलाता है किल पॉइंट, और इसका नाम किल पॉइंट रखा है इसीलिए कि यहाँ पर या तो आगे जाएगा प्रोजेक्ट या वहीं पर उसको किल कर दिया जाएगा। तो आई थिंक मैंने अपनी बात एक्सप्लेन कर दी आपको अच्छी तरह से। आइडियली इस तरह के जो सवालात हैं वो आपको, अगर बुक आप लोगों ने, मुसीबत ये है कि पढ़ते नहीं है ना, बुक का चैप्टर कम से कम जब जैसे ही चैप्टर ये सेशन खत्म हो तो उस चैप्टर को फौरन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, और जो चीज क्लियर नहीं हुई उसको आप नोट डाउन करके फिर वो पूछने की आदत रखें। हर चीज को पूछने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अब ये मुझे पता है कि आपने जो सवाल पूछा है वो बेसिकली जो एमसीक्यूज हैं उसमें ये सवाल दिया हुआ था किल पॉइंट वाला, तो इट्स ओके, नो इश्यूज। अगर क्लियर हो गई है तो हम आगे चलते हैं। सो वेयर वी आर नाउ, वी आर ऑन चैप्टर 4 राइट नाउ, और इसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, स्ट्रेटेजी पढ़ लिया है, ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया है, एंड देन वी आर नाउ इनटू डिफाइनिंग द प्रोजेक्ट। डिफाइनिंग द प्रोजेक्ट में हमने क्या करना है? डिफाइनिंग द प्रोजेक्ट का बेसिकली मतलब होता है स्कोप। ये बेसिकली अब हम मूव कर रहे हैं, जो 10 नॉलेज एरियाज मैंने आपको बताए थे, तो सबसे जो पीएमआई के हिसाब से जो पहला नॉलेज एरिया है वो इंटीग्रेशन मैनेजमेंट है, और स्कोप मैनेजमेंट जो है वो दूसरा नॉलेज एरिया है एक्चुअली। तो हम एक तरह से समझ लें कि वी आर डिस्कसिंग द सेकंड नॉलेज एरिया ऑफ पीएमबॉक गाइड, व्हिच इज स्कोप मैनेजमेंट। स्कोप की अगर आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें तो स्कोप का एक्चुअली मतलब ये कि जिस तरह से आपने कॉलेज ही के ज़माने में 2 लफ्ज़ सुने होंगे, एक होता है माइक्रोस्कोप और एक होता है टेलीस्कोप। तो माइक्रोस्कोप जो होता है वो उसमें बहुत छोटी नज़र ना आने वाली जो चीज़ें होती हैं उसको देखने की कोशिश की जाती है, लेकिन उसके जो जहाँ से आप उसको देखते हैं बेसिकली जहाँ लेंस लगा होता है वो एक गोल दायरा होता है। तो उस गोल दायरे के अंदर जो कुछ है वो आपको माइक्रोस्कोप में नजर आ रहा होता है। उस दायरे के बाहर की जो चीज है वो जब आप माइक्रोस्कोप में देख रहे होते हैं तो बाहर की चीज आपको नजर नहीं आती। एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना पड़ेगा स्कोप के लिए। स्कोप में बेसिकली जो चीज आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन कर दी है कि ये हमें बनाना है, ये प्रोजेक्ट है हमारा, तो अब उस प्रोजेक्ट से बाहर 10,000 चीजें और भी होंगी, उससे आपका कंसर्न नहीं है। एज ए कॉन्ट्रैक्टर या एज अ बायर या एज अ सेलर कोई और ताल्लुक नहीं होगा। आपको सिर्फ उस बाउंड्री वॉल के अंदर जो चीज है सिर्फ आपने उसके ऊपर काम करना होता है और आपका पूरा फोकस उसके ऊपर होता है। अब आप कहेंगे कि अगर प्रोजेक्ट में फिर जो चेंज आएंगी तो फिर हम उसको किस तरह से कैटर करेंगे, तो उसका तरीका ये होता है कि उसके लिए एक चेंज मैनेजमेंट का एक पूरा प्रोसीजर होता है। वो अभी हम आगे चल के इसको और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सो फॉर द टाइम बीइंग जस्ट फोकस ऑन व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू कि स्कोप जो है वो जो आपको उस गोल दायरे में जो चीज नजर आ रही है, इसी तरह टेलीस्कोप को जब आप देखते हैं तो उसके भी आगे एक बड़ा सा लेंस लगा होता है जिसकी वजह से आप बहुत दूर की चीजें जो देख पाते हैं। लेकिन जब आप उसमें देख रहे होते हैं तो सिर्फ आपको उस दायरे के अंदर जो है वही चीज आपको नजर आ रही होती है। इसके बाहर जो है वो अगर आप जरा से अपनी नजर हटाएंगे टेलीस्कोप से तो वो जो जो इनविजिबल था और जो आपको विजिबल हो गया था उसमें टेलीस्कोप से देखते हुए वो दोबारा इनविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब उससे बाहर जब आप देखेंगे तो वो चीजें आपको इनविजिबल रखनी है अपने लिए भी, अपने प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए भी। उस स्कोप से बाहर की जो चीजें हैं उनको उनके ऊपर आपको देखने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको आपका क्लाइंट या कस्टमर जो है वो ये कहता है कि जी आप उसके बारे में बताएं कि ये चीज कैसे होगी, तो उसके लिए फिर आपको उसे एक चेंज मैनेजमेंट का पूरा प्रोसीजर होता है जिसमें आप डॉक्यूमेंट करते हैं जो उसने रिक्वायरमेंट मांगी है। उसने कहा कि जी इस बाउंड्री वॉल के बाहर जो है मुझे, अगर सपोज करें कि एक घर बना रहे हैं और उसने कहा कि जी इस बाउंड्री वॉल के बाहर मुझे एक गार्डन भी चाहिए, तब आप उसको ऐसे ही बनाकर नहीं दे देंगे कि यार चलो जी 1 करोड़ का प्रोजेक्ट मैंने बनाया है तो गार्डन में ऐसे फ्री में बना दूं। बना सकते हैं, मतलब इसके लिए कोई बाइंडिंग नहीं है। लेकिन जब बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उसमें बड़े प्रोजेक्ट्स में छोटी चीजें जो है वो कर दी जाती हैं, लेकिन
जो छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें फिर आप उसको चार्ज करते हैं। चार्ज करने के लिए आप बनाने के बाद चार्ज करेंगे तो वो कहेगा कि जी मैंने कॉन्ट्रैक्ट में तो आपसे नहीं कहा था। इसलिए जैसे ही वो अगर आपसे ये कहता है कि जी मुझे ये चेंज चाहिए अपने प्रोजेक्ट में, तो आपने उसे फौरन लिख के उससे साइन लेने होते हैं, ताकि जब पेमेंट का मसला हो तो उस वक्त वो इश्यूज ना खड़े करे, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होते हैं और फिर आपको कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट करनी पड़ती है। सो दिस इज कॉल्ड डिफाइनिंग द प्रोजेक्ट स्कोप। दूसरे नंबर पे आता है फिर एस्टेब्लिशिंग प्रोजेक्ट प्रायोरिटीज। फिर उसके बाद आप ये देखते हैं कि हमें पूरे प्रोजेक्ट जो हमने स्कोप डिफाइन किया है उसमें कौन सी चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन सी चीज कम इम्पोर्टेंट है। अब ज्यादा इम्पोर्टेंट और कम इम्पोर्टेंट हमें कैसे पता चलेगी, इसका तरीका ही होता है, ये भी एक्चुअली तो हम आगे चल के जब ये वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें ज्यादा इसके बारे में क्लैरिफिकेशन होगी। इसमें जब आप पूरा प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तो उसमें मतलब सपोज करें कि जी जैसे डैम का हम प्रोजेक्ट लेते हैं, तो जो डैम का प्रोजेक्ट होगा उस डैम के प्रोजेक्ट में एक तो कंस्ट्रक्शन साइट डेवलप करनी है। फिर जब वो कंस्ट्रक्शन साइट डेवलप हो जाएगी तो उसमें फिर आपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम बनाना जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, और एक सिस्टम बनाना होगा वाटर मैनेजमेंट का। तो ये तीन चीजें, ये प्रोग्राम होगा बेसिकली, प्रोजेक्ट नहीं होगा। तीन अलग अलग प्रोजेक्ट होंगे लेकिन जब तीनों को मिलाएंगे तो एक प्रोग्राम बन जाएगा। ठीक है जी। अब जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे होंगे तो आपको जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है और इलेक्ट्रिसिटी का जो सिस्टम है, इन दोनों को आपकी जो कंस्ट्रक्शन है उसमें इंटीग्रेट करना होगा। अगर वो इंटीग्रेशन प्रॉपर नहीं होगी तो प्रॉब्लम आएंगे। तो ये जो यहाँ पर इस स्टेज पे ये जो आप प्रायोरिटी सेट करेंगे कि जी कौन सी मशीन कहाँ लगेगी, उसकी कैसे अलाइनमेंट होगी। और इसकी एक और एग्जांपल ये भी है कि सपोज करें कि जी आप एक ही कंपनी से प्रोजेक्ट की सारी चीजें अगर खरीदते हैं तो उसमें तो इशू नहीं होता, इसलिए कि अगर जैसे नट है और बोल्ट है तो उसमें दोनों की अलाइनमेंट होती है। तो अगर आप उसको एक ही कंपनी का लेंगे तो उसमें तो इशू नहीं होता, लेकिन अगर आप दो अलग अलग कंपनी से एक से नट और एक से बोल्ट लेंगे तो उसमें डायमेंशन में फर्क होगा। जब डायमेंशन में फर्क होगा तो वहां पर इश्यूज आएंगे। तो ये जो मैंने बिल्कुल बेसिक एग्जांपल समझाने की कोशिश की है प्रोजेक्ट प्रायोरिटीज के हिसाब से। तो इसको इसी कॉन्टेक्स्ट में जब आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि व्हाट एग्जैक्टली आई एम सेइंग। सवाल ये इन्होंने किया है, रहान ने किया, हाउ मच एवरेज मिनिमम बजट बी रिक्वायर्ड फॉर स्मॉल डैम। इसके ऊपर डैम्स के ऊपर मैंने काम नहीं किया इसलिए मैं इसके बारे में एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता। इसके बारे में अगर इफ यू वांट इंफॉर्मेशन तो नेट पे आपको काफी सारी डिटेल मिल जाएंगी। करने को तो मैं भी अभी नेट से निकाल के आपको बता दूं, लेकिन आई थिंक कि वो आप खुद इसको एक्सप्लोर करें तो दैट विल बी मच मोर बेटर एंड अप्रोप्रिएट rather than आई टेल यू कि इसका इसकी एग्जैक्ट क्या कॉस्ट आएगी। अगर जैसे सपोज करें कि मैंने चूंकि इलेक्ट्रिक में काम किया था तो वहां पर मुझे थोड़ा सा अंदाजा है कि 1 मेगावाट का जो प्लांट होता है, 1 मेगावाट का मतलब 100,000 वॉट्स, बल्कि सॉरी 10,000 वॉट्स, तो 100,000 किलो वाट बनता है। तो उसका जो कॉस्ट आती है तकरीबन 100 मिलियन US डॉलर्स आती है। 100 मिलियन US डॉलर्स 1 मेगावाट का प्लांट लगाने के लिए। तो इस वक्त जो है पूरे पाकिस्तान की जो रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन 20 से 25 हजार मेगावाट है पूरे पाकिस्तान की। तो और ये इसमें भी हमें जो लोड शेडिंग फेस करनी पड़ी उसकी वजह यही है कि ये रिक्वायरमेंट से कम है। हमें इसमें मजीद इंक्रीज करने की ज़रूरत है, लेकिन उसके लिए डेफिनेटली
कैन बी रिलेटेड विद पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जो प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं उसमें और होते हैं नॉर्मली, लेकिन उनका आपस में कोई लिंक नहीं होता। तो ये जो डैम का जो प्रोजेक्ट है वो प्रोग्राम कहलाएगा, पोर्टफोलियो नहीं कहलाएगा। लेकिन उसके अंदर अगर जैसे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का जो पूरा आप बना रहे होंगे या वाटर मैनेजमेंट का जो पूरा प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, तो वो चूंकि इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है, तो उसको आप एज एन इंडिविजुअल, तीनों को अगर इंडिविजुअल लेंगे तो वो पोर्टफोलियो होगा। जब कंबाइन करेंगे तो वो प्रोग्राम बन जाएगा। और उसी जो बड़ा प्रोजेक्ट है, जो पोर्टफोलियो आपका है, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। तो इसको इसी अंदाज से समझने की कोशिश करें, तो ये ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। इसके बाद कहता है जी, क्रिएटिंग दी वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। WBS कहलाता है, बहुत कॉमनली यूज होता है प्रोजेक्ट्स में, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। तो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या है? मेरा जो अगली क्लास में प्लान है, वो मैंने अभी जो डाला हुआ है वहाँ पर MIS में, जो आपने पढ़ा, पता नहीं पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने वहाँ पर डाला हुआ है, वो एस्टिमेटिंग कॉस्ट के बारे में है। तो मेरा ये ख्याल हो रहा है कि मैं अब आपको थोड़ा सा इस चैप्टर से स्विच करूँगा, जो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की हुई है ऑलरेडी, जो सबसे टॉप पे, जिसमें वो PMP सर्टिफिकेशन के बारे में सबसे पहली वीडियो है, वो जो 17 वीडियोस हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि मैं वहाँ से चीज़ों को लेके चलूँ, क्योंकि जितनी चीज़ें हमने पढ़ी हैं अब तक, वो इस बुक के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ी हैं, लेकिन इस बुक के कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारी चीज़ें आपको इस वक्त अगर मैं समझाने की कोशिश करूँगा तो वो थोड़ी सी प्रीमेच्योर हो जाएंगी। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा हम स्विच करें। तो नेक्स्ट क्लास जो फ्राइडे को होगी, उसमें वी विल बी डिस्कसिंग फ्रॉम दैट प्रेजेंटेशन, जो कि वहाँ पर मैंने उसका वीडियो लिंक आपको शेयर किया हुआ है। और मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि आप उसको एक नज़र ज़रूर देख कर आए, ताकि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको प्रॉब्लम फेस ना हो, बल्कि आपके जहन में सवालात हों उसके हवाले से। तो वो जो सवालात होंगे, उससे हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। और ये जैसे जो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है, इसके हवाले से वहाँ पर एक बहुत अच्छी मैंने पिक्चर भी दी है। चाहे तो मैं अभी भी दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ थोड़ा सा अगर कि आगे कहीं थोड़ा सा, अभी टाइम तो अभी हमारे पास काफ़ी है, कोई इशू नहीं है टाइम का। अभी फिलहाल मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। इंटीग्रेटिंग दी वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर विद द ऑर्गेनाइजेशन एंड कोडिंग दी वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर फॉर द इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये जो नीचे की जो तीनों चीज़ें हैं, वो मैं अभी आगे चल के देख के मैं बताता हूँ। अगर इसमें वो एक्सप्लेन करता तो ठीक है, वरना मैं फिर आपको जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। चले, अब ये आ गया स्कोप, जो मैंने अभी आपको डिटेल बताई है, एग्जैक्टली वही चीज आपको यहाँ मिलेगी। डेफिनेशन ऑफ द एंड रिजल्ट और मिशन ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोडक्ट और सर्विस फॉर द क्लाइंट कस्टमर इन स्पेसिफिक टेंजिबल एंड मेजरेबल टर्म्स। ये है स्कोप की डेफिनेशन। वीडियो नेम फॉर WBS, ये वहाँ पर मेरा ख्याल है कि WBS के नाम से तो नहीं होगा, वहाँ होगा वो शेड्यूल मैनेजमेंट के नाम से। शेड्यूल मैनेजमेंट जो लिंक है वहाँ पर जो मैंने दिया हुआ है, वो शेड्यूल मैनेजमेंट के नाम से जो वीडियो है, उसमें इसके बारे में आपको डिटेल मिलेंगी। ये जो मैं आपको बीच में, आपको लगता है कि मैं बात करते करते एकदम से इधर उधर हो जाता हूँ, इधर उधर नहीं होता हूँ। बेसिकली किसी का सवाल होता है जो मेरे पास हाईलाइट हो रहा होता है, तो उसको मैं फिर एक्सप्लेन करने की उसी वक्त कोशिश करता हूँ। ओके, सो फिर कहता है जी, to clearly, purpose of the scope statement क्या है? To clearly define the deliverables. ये फिर एक सवाल है, if we conclude this chapter, integration of team and utilization of resources are most important for any project.
इसको हम ये बेसिकली इंटीग्रेशन नहीं कहलाएगा। अब तक हमने जो कुछ पढ़ा है वो बेसिकली इंटीग्रेशन मैनेजमेंट नहीं है। इंटीग्रेशन मैनेजमेंट जो है वो टोटल जो नॉलेज एरियाज हैं वो 10 है, जिसका सबसे पहला इंटीग्रेशन मैनेजमेंट जो पीएमबॉक गाइड जो बुक है उसमें सबसे पहले इंटीग्रेशन मैनेजमेंट को उन्होंने एक्सप्लेन किया है। लेकिन एक्चुअली जो इंटीग्रेशन होती है वो सबसे एंड में होती है, सबसे एंड में। लेकिन बीच में भी कंटिन्यूसली आपने एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर करते रहना होता है। इसको मैं एक्सप्लेन यूं करूंगा कि सबसे पहले अगर इंटीग्रेशन मैनेजमेंट को फॉर द टाइम बीइंग अगर हम एक तरफ रखें तो सबसे पहले जो आता है वो है स्कोप मैनेजमेंट। स्कोप के बाद आता है शेड्यूल मैनेजमेंट। पहले इसको टाइम मैनेजमेंट बोलते थे, अब इसका नाम इन्होंने शेड्यूल मैनेजमेंट कर दिया है। उसके बाद है कॉस्ट मैनेजमेंट। कॉस्ट के बाद क्वालिटी मैनेजमेंट है। क्वालिटी मैनेजमेंट के बाद है आपका, पहले एचआर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता था, लेकिन अब उसको उन्होंने सिर्फ रिसोर्स मैनेजमेंट कर दिया है। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। कम्युनिकेशन के बाद है रिस्क मैनेजमेंट, और रिस्क के बाद प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट, और प्रोक्योरमेंट के बाद है स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। ये है टोटल 10 नॉलेज एरियाज। मुझे नहीं पता आपने काउंट किए या नहीं किए, लेकिन मुझे कंफर्म है कि ये 10 नॉलेज एरियाज हैं। ठीक है, सो ये जो 10 नॉलेज एरियाज हैं इसमें से जो 9 नॉलेज एरियाज को आपस में किस तरह से इंटीग्रेट करना है वो है बेसिकली इंटीग्रेशन मैनेजमेंट। तो इसको अगर अभी नहीं भी समझ में आया है बहुत ज्यादा तो डजंट मैटर, कोई इशू नहीं है। फ्राइडे वाली क्लास में जब हम मैं अपनी वो वाली जो मैंने अपनी जो प्रेजेंटेशन मैंने बनाई हुई है वो मैं आपको जब शेयर करूंगा तो इट विल मेक मोर सेंस टू यू कि एग्जैक्टली व्हाट इट इज ऑल अबाउट। अच्छा जी, पर्पस ऑफ द स्कोप स्टेटमेंट कहता है टू क्लियरली डिफाइन द डिलीवरेबल्स फॉर द एंड यूजर। एंड यूजर की रिक्वायरमेंट क्या है उसको डिफाइन करना, ये है स्कोप स्टेटमेंट। फोकस द प्रोजेक्ट ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ इट्स गोल्स and to be used by the project owner and participants as a planning tool and for measuring project success। ये तो है इसका पर्पस, और ऊपर जो दी हुई थी वो उसकी डेफिनेशन थी। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो अब प्रोजेक्ट स्कोप की जो चेकलिस्ट है ये उसके बारे में दे रहा है। ये चेकलिस्ट है ये बेसिकली स्कोप स्टेटमेंट कहलाती है। इसमें आपने प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव बताना है कि ये प्रोजेक्ट हम अगर बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं, क्या होगा इसके बनने के बाद। डिलीवरेबल्स जो आप सर्किट होता है तो उसमें एक इनपुट होता है, फिर एक सिस्टम होता है, फिर उसके बाद उसमें आउटपुट मिलती है। इसी तरह से प्रोजेक्ट का जो आउटपुट होता है उसको प्रोजेक्ट की टर्मिनोलॉजी में डिलीवरेबल्स बोलते हैं। अच्छा, उस डिलीवरेबल को अचीव करने के लिए आपको बीच में छोटे छोटे, अब जैसे आप यहाँ से अगर हैदराबाद जा रहे हो तो जैसे ही आप उसका जो क्या कहते हैं उसको, जो जहाँ से वो चुंगी वसूल करते हैं, मुझे एग्जैक्टली अभी नाम याद नहीं आ रहा। जीरो पॉइंट होता है या टूल प्लाजा तो है, टूल प्लाजा तो है, लेकिन उसका उसका एक अलग नाम होता है, वो जीरो पॉइंट कहलाता है, या तो फिर वो पता नहीं, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है, बट वो इतना जरूरी नहीं है समझना। तो जहां पर आप चुंगी पे करते हैं तो वो टूल प्लाजा कहलाता है। तो वो जो टूल प्लाजा है, नहीं ये नूरियाबाद उससे आगे आता है, नूरियाबाद नहीं है। इस ये जो टूल प्लाजा है उसका एक नाम होता है, वो मेरा ख्याल है जीरो पॉइंट कहलाता है शायद, मुझे कंफर्म नहीं है। लेकिन तो वहां से जैसे ही आप उसको क्रॉस करते हैं तो उसके बाद आपको 10-10, 15-15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे या आपको जो है ना एक पत्थर लिखा हुआ नजर आता है, जिसमें लिखा होता है कि जी हैदराबाद जो है वो अब इतने किलोमीटर, हैदराबाद इतने किलोमीटर, हैदराबाद अब इतने किलोमीटर। तो जब आप बैठे हो बस में या अपनी गाड़ी में भी जा रहे हो तो जब तक ये हैदराबाद लिखा होगा जी 180 किलोमीटर, तो आप कहेंगे अभी बहुत दूर है। लेकिन जब वो 50 किलोमीटर जब आ जाता है या 20 किलोमीटर अगर लिखा हुआ आ जाता है हैदराबाद, तो फिर आप जो है वो अपनी पैकिंग शुरू कर देते हैं कि अब जो है मंजिल आने वाली है। इसी तरह से प्रोजेक्ट्स में जो आप वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसका एक लेवल 1 होता है। वो जो लेवल 1 होता है
उसके बाद उसकी 5 से लेके और 9 फर्दर लेवल्स होते हैं। अब ये इस वक्त जो आपको लेवल आपको समझ में नहीं आएगा, इसकी वजह ये है कि आपके सामने वो डायग्राम नहीं है, लेकिन आप सिर्फ अपने जहन में ये वर्ड रखें। तो उसमें ये होता है कि जैसे अगर सपोज करें, मैं इसको एक और अंदाज से समझाऊं, तो जैसे अगर आप एक घर बना रहे हैं, तो घर बनाने के लिए सबसे पहले आपको उसकी बेस तैयार करनी होती है। और जो बेस बनानी होती है तो उसमें पहले पूरी ज़मीन की खुदाई होती है, फिर उसमें नीचे लोहे की एक पूरी चादर बिछाते हैं, फिर उसके ऊपर सीमेंट डाल के और फिर उसके ऊपर पिलर्स खड़े करते हैं और उसको खड़ा करके फिर ज़मीन के लेवल पर लेकर आते हैं। तो जो खुदाई से लेके और ज़मीन के लेवल तक लाना, उस पूरे कंक्रीट स्ट्रक्चर का जो कि बेस कहलाता है बिल्डिंग की या इमारत की, वो एक माइलस्टोन है। उसके बाद उस पिलर को फर्दर ऊपर लेके जाते हैं, फिर उसमें मंजिलें चढ़ाते हैं, पहली मंजिल, फिर दूसरी, फिर तीसरी। तो हर मंजिल जब आप चढ़ाना शुरू करते हैं तो हर एक मंजिल जो बन बन रही होती है वो बेसिकली कहलाती है माइलस्टोन। तो इसमें जब आप स्कोप भी जब डिफाइन करते हैं तो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में आप माइलस्टोन्स भी इसमें सेट करते हैं। और एज एज अ गुड प्रोजेक्ट मैनेजर, आपको हर माइलस्टोन अचीव करने पे अपनी जो पूरी टीम है उसका मोराल बूस्ट करने के लिए आपको एक छोटी सी गेट टुगेदर या पार्टी टाइप की चीज रखनी चाहिए। और इसका जो नॉर्मली इसके लिए जो बजट एलोकेशन होती है वो भी ऑफिशियली अलाउड होती है बाय द मैनेजमेंट, लेकिन ये आपने पहले अपने बजट में उसको बताना होता है कि इस तरह की एक हम पार्टी जो है वो अपनी टीम के लिए रखेंगे। तो फिर वो मैनेजमेंट अप्रूव करती है तो फिर आप वो पार्टी रख सकते हैं। अगर मैनेजमेंट अप्रूव नहीं करती तो फिर आपको फिर अपनी जेब से पार्टी करनी पड़ेगी। तो ये माइलस्टोन्स होते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं जी कि टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स उसकी क्या हैं, लिमिट्स एंड एक्सक्लूजन्स, कहाँ कहाँ आपकी लिमिटेशंस हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपने इंक्लूड करनी है और कौन कौन सी चीज़ें उसमें एक्सक्लूड करनी है। उसके बाद कहता है जी रिव्यूज विद कस्टमर। और अच्छा, अब ये जो रिव्यूज विद कस्टमर का जो कॉन्सेप्ट है, नॉर्मली जब आप का कस्टमर आपको कोई चीज प्रोजेक्ट बनाने के लिए देता है तो ही इज लीस्ट बॉदर्ड कि आप वो बीच में अगर तो बहुत ज्यादा कंसर्न होगा अपने प्रोजेक्ट से, तब तो आपको फ्रीक्वेंटली हर हफ्ते विजिट करेगा। लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं होगा तो हो सकता है कि महीने में एक आध मरतबा विजिट करे, या हो सकता है कि 6 महीने में विजिट करे। तो वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट और उसका अपना कितना उसमें इन्वॉल्वमेंट है। और वो फिर एक और चीज इसमें आती है बेसिकली कि टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो आपने उससे साइन किया होता है उसके ऊपर भी ये चीज डिपेंडेंट होती है कि वो रिव्यू करने आता है या नहीं आता है। इस चीज को ओवरकम करने के लिए एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो फ्रेमवर्क इन्होंने डेवलप किया है उसमें ये चीज केटर होती है। तो ये मैंने अभी इसलिए इसके ऊपर एम्फेसिस डाला था क्योंकि वो आपका सीपी एक्टिविटी भी है, जिसके ऊपर मुझे नहीं पता आप लोगों ने काम शुरू किया या नहीं किया, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। और अगर आपने नहीं किया तो यू विल हैव टू पे द प्राइस फॉर इट। अच्छा जी, इसके बाद है जी प्रोजेक्ट स्कोप, टर्म्स एंड डेफिनेशंस। स्कोप स्टेटमेंट, also called statement of work, इसका इसका डिटेल ये है। फिर उसके बाद कहता है प्रोजेक्ट चार्टर कैन कंटेन एन एक्सपेंडेड वर्जन ऑफ स्कोप स्टेटमेंट, a document authorizing the project manager to initiate and lead the project। अब यहाँ पर एक जो पीएमआई की जो एक टर्म यूज होती है वो होती है कि बेसिकली यहाँ पर नहीं होती है। प्रोजेक्ट की प्लानिंग जब कंप्लीट होती है और जब आप एग्जीक्यूशन में जाते हैं, एक्सिक्यूटिंग द प्रोजेक्ट, तो वहाँ पर एक मीटिंग होती है जिसको किक ऑफ मीटिंग कहते हैं। जिस तरह से कोई फुटबॉल का जब गेम शुरू होता है तो दोनों टीम के जो कैप्टन होते हैं वो सेंटर में आ जाते हैं और फिर वो जैसे ही सीटी बजती है तो दोनों में से कोई एक जो है वो उस बॉल को हिट करता है। तो वो जैसे वो किक मारता है, तो इसीलिए जब आप प्रोजेक्ट में भी एंटर हो रहे होते हैं उसके एग्जीक्यूशन में, प्लानिंग पूरी कंप्लीट कर लिया आपने, पेपर वर्क सारा कंप्लीट कर लिया, अब जब आप उसकी
इम्प्लीमेंटेशन में जाते हैं तो वहाँ पर जो मीटिंग एक कॉल की जाती है अपनी पूरी टीम के साथ और जो आपका कस्टमर है उसके साथ, उस मीटिंग को किक ऑफ मीटिंग कहते हैं। सो तो यहाँ पर ये इस डॉक्यूमेंट में बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजर जो है उसको, जो प्रोजेक्ट का स्पॉन्सर है जो पैसे लगा रहा है, वो आपको ऑथोराइज करता है प्रोजेक्ट मैनेजर को कि भाई अब आप अपना प्रोजेक्ट जो है उसका काम शुरू करें, तो वो प्रोजेक्ट चार्टर कहलाता है। स्कोप क्रीप, अच्छा अब स्कोप क्रीप मुझे नहीं पता, आप लोगों को थोड़े से इश्यूज जो है ना आपके अंग्रेजी के भी हैं। एक मूवी होती थी जिसका नाम था देयर इज समथिंग क्रीपिंग इन द डार्क। तो जो रेंगने वाली चीज होती है उसको बोलते हैं क्रीप या रेंगना। इसका उर्दू में जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो है क्रीप का रेंगना। तो जिस तरह से सांप होता है रेंगने वाला जानवर है, तो उसको अगर आप पकड़ने जाएंगे तो आपके हाथ से स्लिप हो जाता है, इतनी आसानी से आपके हाथ आता नहीं है। तो वहीं से ये वर्ड इन्होंने यहाँ पर स्कोप के साथ लगाया है। और वो लगाने का मकसद ये है कि जब आपका जो कस्टमर है वो गाहे बगाहे आपको छोटी छोटी चीजें जो है वो आपको बोलता रहेगा कि जी अब ये कर लो, वो कर लो, यूं कर लो, वैसे कर लो, ऐसे कर लो, तब आप उसका दिल रखने के लिए या उसकी दिलजुई के लिए आप उसको करते चले जाते हैं बगैर डॉक्यूमेंटेशन के। अब उससे होता क्या है, उससे होता ये है कि आपका जो प्रोजेक्ट है, क्योंकि वो एक टाइम बाउंडेड एक्टिविटी है, उसका एक स्टार्ट टाइम है, उसका एक एंड टाइम है, तो वो जो प्रोजेक्ट है वो आपके हाथ से स्लिप होने लगता है। मतलब आप उसको जो टाइम पे जो चीजें करनी होती हैं, वो जो कस्टमर की उल्टी सीधी जो रिक्वायरमेंट्स आ रही होती हैं, जब आप उसको मीट करना शुरू कर देते हैं बगैर डॉक्यूमेंटेशन के, तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो आपके हाथ से निकलना शुरू हो जाता है। इसको कहते हैं स्कोप क्रीप। The tendency for the project scope to expand over time due to changing requirements, specifications and priorities. अब ये जो चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स हैं वो कस्टमर की होंगी, स्पेसिफिकेशंस भी कस्टमर बताएगा, और प्रायोरिटीज भी या तो आप खुद उसमें चेंज कर रहे हो तो भी आपके हाथ से निकल जाएगा। तो इसीलिए आपको प्लानिंग स्टेज में जो प्रायोरिटीज हैं उसको आपने खुद अच्छी तरह से सेट करना होता है। अगर आपने ये नहीं किया तो फिर आपको मसला आएगा। Establishing project priorities, causes of project trade-offs, shifts in the relative importance of criterion related to cost, time and performance parameters. अब यहाँ पर ये जो तीन चीजें इसने बताई हैं, बजट जिसको कॉस्ट भी कहा गया है, शेड्यूल इज टाइम एंड परफॉर्मेंस इज स्कोप। इसको इसके साथ उसने वर्ड यूज किया है प्रोजेक्ट ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ कहते हैं कि मतलब आप एक चीज को सही करने की कोशिश करते हैं तो दूसरी चीज के ऊपर आपको कंप्रोमाइज करना होता है। इसकी मिसाल ये है कि जैसे अगर आपके पास एक छोटी सी चादर हो और आप रात में सो रहे हैं, तो अगर पाँव ढकते हैं तो सर नंगा रह जाता है, और सर को ढकते हैं तो पाँव नंगा रह जाता है। तो एग्जैक्टली चूंकि इसमें ये तीन चीजें जो हैं, कॉस्ट, टाइम और आपका स्कोप, ये बहुत टाइट होता है। टाइट होने का मतलब ये कि अगर आप उसमें से एक आध चीज भी आगे पीछे होगी तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली उसमें चेंज आएगा। तो इसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टर्मिनोलॉजी में इन तीनों को ट्रिपल कंस्ट्रेंट्स का नाम दिया गया है। ट्रिपल कंस्ट्रेंट्स, ये जब मैं नेक्स्ट वीक में आपको जो अपनी स्लाइड्स में आपको दिखाऊंगा तो वहां पर आपको ज्यादा अच्छी तरह से वो चीज समझ में आएगी। नहीं भी आ रही है तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, इसको सिर्फ आप इसी कॉन्टेक्स्ट में समझें। इसका नाम है ट्रिपल कंस्ट्रेंट, कि आप एक चीज को पकड़ने की कोशिश करेंगे या उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो दूसरी चीज आपके हाथ से स्लिप हो जाएगी। तो यही बात उसने यहाँ पर ऊपर लिखी कि शिफ्ट्स इन द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ क्राइटेरियंस रिलेटेड टू कॉस्ट, टाइम एंड परफॉर्मेंस पैरामीटर्स। इसका नाम उसने रखा है ट्रेड ऑफ। तो आपको कंप्रोमाइज करना पड़ता है एक चीज को कवर करने के लिए दूसरी चीज के ऊपर। मैनेजिंग द प्रायोरिटीज ऑफ प्रोजेक्ट ट्रेड ऑफ्स, अब इसको आप मैनेज कैसे करते हैं? कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट कहता है हाउ कैन वी रिलेट परफॉर्मेंस विद स्कोप। परफॉर्मेंस और स्कोप एक ही चीज के दो नाम दिए हुए हैं। अगर आप स्कोप, लेकिन जो
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टर्मिनोलॉजी में जो पीएमबॉक गाइड है वो इसको स्कोप ही कंसिडर करता है, वो इसको परफॉर्मेंस बाद में कंसिडर करता है, पहले उसको वो नाम देता है स्कोप का। तो स्कोप अगर आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं और उसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर देते हैं स्कोप को, तो वो बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है आपकी परफॉर्मेंस ऑन द प्रोजेक्ट। सो ये एक ही चीज के दो नाम यहाँ पर इसके हवाले से इन्होंने दिए हैं। और जितनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की अलग जो बुक्स भी हैं उसमें भी बेसिकली वो स्कोप और परफॉर्मेंस को साथ साथ लिखता है, लेकिन पीएमबॉक गाइड जो है वो स्कोप को स्कोप मैनेजमेंट ही के कॉन्टेक्स्ट में लेती है, उसको परफॉर्मेंस बाद में कंसिडर करती है कि अगर आपका स्कोप आप सही तरह से इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो वो आपकी परफॉर्मेंस कहलाएगी। तो इसके रिलेशनशिप इस तरह से बनती है इसमें। तो यहाँ पर था कि मैनेजिंग द प्रायोरिटीज ऑफ प्रोजेक्ट ट्रेड ऑफ्स कंस्ट्रेंट, a parameter is a fixed requirement, enhance optimizing a criterion over others except reducing or not meeting a criterion requirement। अब ये जो प्रोजेक्ट प्रायोरिटीज हैं या जो प्रोजेक्ट ट्रेड ऑफ है उसको किस तरह से इसकी प्रायोरिटाइज करना है, तो ये उसके लिए उसने कहा कि 3 तरीके हैं। या तो कंस्ट्रेंट कि आपने जो आपने सेट किया हुआ आपने बिल्कुल उसी तरह से उससे बिल्कुल इधर उधर नहीं होना है, तब तो आप उसको मैनेज कर पाएंगे। या इनहांस ऑप्टिमाइजिंग ए क्राइटेरियन ओवर अदर्स, तो मतलब अगर आपका कॉस्ट बढ़ रही है तो टाइम के ऊपर कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, टाइम बढ़ रहा है तो कॉस्ट के ऊपर कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। इस तरह से आप उसको ट्रेड आउट करके और उसको कवर कर सकते हैं। या एक्सेप्ट का मतलब ये कि रिड्यूसिंग और नॉट मीटिंग ए क्राइटेरियन रिक्वायरमेंट, तो मतलब ये कि जैसे जब आपने उसका जब बजट बनाया था सपोज किसी प्रोजेक्ट का, अब उसमें हुआ ये कि उसका जो जैसे अब ये कोविड-19 आ गया तो उसकी वजह से जी आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें गैप आया और डिले आया। अब आपका कस्टमर कहता है कि नहीं जी आपने प्रोजेक्ट तो मुझे अपने टाइम पर ही देना है, चाहे आप उसके लिए कुछ भी करें। तो अब आप उसको कुछ भी करने के लिए आपको क्या करना होगा, एडिशनल लेबर लगानी होगी प्रोजेक्ट पे। जो एडिशनल लेबर लगाएंगे तो आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। तो जब कॉस्ट बढ़ेगी तो अब अगर वो कहता है कि नहीं कॉस्ट भी नहीं बढ़नी चाहिए और चाहे कुछ भी करो, तो फिर आप क्या करते हैं, क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि उसमें जो चीज़ पहले आपने सपोज करें जी 100 रुपए की एक चीज़ लगानी थी, तो अब आप उस पर 80 रुपए की चीज़ लगाएंगे ताकि वो 20 रुपए का जो मार्जिन है वो आपको अवेलेबल हो जाए जो एक्स्ट्रा लेबर है उसके लिए। तो ये एक्सेप्ट करना है। इनहांस करने का मतलब ये कि किसी एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया को दूसरे के ऊपर फौकियत देना, और कंस्ट्रेंट का मतलब ये कि तीनों को टाइटली लेके चलना है, स्कोप, टाइम और कॉस्ट को। और ये तीनों चीजें मिलके कहलाती हैं ट्रिपल कंस्ट्रेंट्स। अच्छा जी, इसके बाद है डज इट मीन नॉट अचीविंग द टास्क कंप्लीटली? नो, इसका ये मतलब नहीं है कि आप टास्क को कंप्लीट नहीं करते, आप टास्क को कंप्लीट करते हैं, बट अपने कस्टमर को कॉन्फिडेंस में लेके आप उसको बता के करते हैं कि देखें आपने ये चीजें ऐड की तो जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ रही थी, तो मैंने कॉस्ट को जब बढ़ रही थी तो उसको कवर करने के लिए मैंने क्वालिटी पे कंप्रोमाइज किया। पहले जो चीज मैं 100 रुपए वाली लगा रहा था, अब मैं उसकी जगह 80 रुपए वाली लगा रहा हूँ। तो अब आपका जो प्रोजेक्ट है उसकी क्वालिटी थोड़ी सी, जैसे आप अपना मतलब ये घर का ही सपोज करें प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये वो इतना कॉमन प्रोजेक्ट है कि आपने सबने देखा होगा कि उसमें क्या होता है। तो अब जैसे घर बन रहा है तो उसमें दरवाजा पहले अगर सपोज करें कि जी वो टीक वुड का लग रहा था, तो अब आपने उसको कहा कि जी अब मैं इसको प्लाई का लगाता हूँ। तो टीक वुड जरा महंगा होता है, प्लाई जरा सस्ता होता है, लेकिन काम दोनों का दरवाजे वाला ही होता है। फिर अगर सपोज करेंगे जी पहले आप महंगे वाले उसके हैंडल लगा रहे थे या लॉक लगा रहे थे, तो फिर आपने कहा कि नहीं जरा सस्ते वाले लगा देता हूँ। तो यहाँ पर ये जो कंप्रोमाइज करना है ये बेसिकली आप ये आपको, लेकिन ये सारी बात जो है आपको अपने कस्टमर को कॉन्फिडेंस में लेके करनी होगी। आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। अपनी मर्जी से करेंगे तो कस्टमर जो है उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा और आपके पेमेंट में और इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे और मसाइल आएंगे। इसके बाद कहता है जी क्रिएटिंग दी वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। अब देखते हैं इसमें कि क्या होता है। अच्छा, अब ये फिर दो सवालात आ गए हैं। इफ कस्टमर डिनाई टू बाय प्रोजेक्ट इन दी एंड, ऐसा नहीं होता।
प्रोजेक्ट्स में, इसीलिए तो आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने का मतलब ये होता है कि अब अगर वो अपनी बात से फिरता है तो फिर आप उसको कोर्ट में ले जा सकते हैं कि जी आपने ये मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। अब आप कहेंगे कि नहीं जी, वो जैसे आप अपने घर में छोटे मोटे जब काम करवाते हैं कि किसी प्लम्बर को बुला लिया, अब वो काम करे या ना करे, उसे आप मतलब लड़ाई झगड़ा हो, काम करने के बाद कोई काम सही ना भी हुआ हो, फिर भी आपको उसे पैसे देने पड़ते हैं। क्यों? इसलिए कि आपने कोई भी चीज़ उससे राइटिंग में नहीं ली होती है। लेकिन जब जब बड़े प्रोजेक्ट्स पे जब आप काम करते हैं तो हर चीज़ को ब्लैक एंड वाइट में होना होता है, उसमें राइटिंग में लाना होता है उसको। इसीलिए वहाँ पर लड़ाई झगड़े अगर हों तो फिर आप उसे कह सकते हैं कि जी आपने हमसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ और अब हम आपको कोर्ट में ले जाएंगे। तो वहाँ फिर उसका फैसला होता है इस तरह से। तो ये मतलब आपको कस्टमर जो है वो एंड में ये नहीं कह सकता कि मैं आपसे ये प्रोजेक्ट नहीं लूंगा। दूसरा सवाल है जी कि मीनिंग ऑफ एक्सेप्ट मीन्स कंप्रोमाइज ऑफ क्वालिटी। यस, दिस इज द राइट आंसर फॉर इट। इसके बाद सवाल है जी, सो व्हाट विल प्रोजेक्ट मैनेजर डू। प्रोजेक्ट मैनेजर जो है उसका काम चीज़ों को मैनेज करना है, लेकिन वो मैनेजमेंट अपनी मर्जी से नहीं करनी है, उसको मैनेजमेंट करनी है कस्टमर की मर्जी से। इसकी वजह ये है कि कस्टमर पे कर रहा है। एट द एंड ऑफ द डे जो आपका कस्टमर है वही आपको इसकी पेमेंट कर रहा है, तो आपने उसे सेटिस्फाई करना है। लेकिन उसको सेटिस्फाई करने के लिए उसकी मोहब्बत में नहीं काम करना है, उससे हर चीज़ राइटिंग में लेनी है, उसका डॉक्यूमेंट बना के और उसे साइन लेने हैं। जब वो साइन कर ले तो फिर वो बंद जाएगा, आप फिर आजाद हैं, ताकि फिर आप उसे कल को अगर कोई मसला होता है तो आप उसे कोर्ट में घसीट सकें। ये होता है इसका तरीका। इसके बाद आखिर में है सवाल जी कि एक्सेप्ट मीन्स कंप्रोमाइज ऑफ क्वालिटी। ये हो चुका है, ठीक है। सो दिस इज गुड कि you guys are asking the right questions. It makes me feel that you guys are understanding what I'm saying. So this is perfectly okay with me. Uh, you are right, sir, because literacy common in Pakistan. मैं सही नहीं हूँ, बल्कि ये लिटरेसी ही नहीं है, लिटरेसी तो है ही। और इसकी वजह ये है कि जब आप इवन अगर आपने जैसे सपोज करें कि आपका बहुत ही करीबी जानने वाला भी हो, उसको अगर आप अपने घर पे सपोज करें कि आप दो दोस्त हैं, एक अलग कंपनी में काम कर रहा है, दूसरा अलग, या दोनों ने अपनी अपनी कंपनीज खोली हुई हैं, तो अगर तो दोस्ती यारी में आप एक दूसरे का काम करेंगे तो वो दोस्तियां खराब होती हैं। तो उसका आसान तरीका ये होता है कि आप उससे जब भी कोई बात करें तो प्रोफेशनल तरीका ये है कि उसको राइटिंग में लाना जरूरी होता है। उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है या एक लेटर लिख के उससे साइन लेने होते हैं, ताकि कल को वो ये ना कहे कि जी मैंने तो ये तो नहीं कहा था तुमसे, तुमने तुमने खुद से अपनी तरफ से किया है, तो ये तो मेरा कसूर नहीं है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसको अवॉइड करने का जो तरीका है वो यही है कि आप उसको राइटिंग में ले आए। सो दिस आई थिंक इज द राइट आंसर. Now, work breakdown structure and hierarchical outline map that identifies the products and work elements involved in a project, defines the relationship of the final deliverable, the project, to its sub-deliverables, and in turn their relationships to work packages, and best suited for design and build projects that have tangible outcomes rather than process-oriented projects. अब इसमें ये जितनी बातें हैं, मैं इसको अगर इसी तरह से मैं देखता हूँ जरा आगे, शायद आना तो चाहिए उसूली तौर पे। अगर नहीं भी आता है तो कोई मसला नहीं है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, मुझे 2 मिनट दें। No involvement of any partner in business is it right? You are financially stable. हाँ, अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं तो पार्टनरशिप इज नॉट अ गुड आइडिया। लेकिन जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हैं तो फिर आपको फाइनेंस के लिए पार्टनर बनाना होता है। अभी पिछले दिनों जो मैंने जो आपको एक जो वीडियो शेयर की है वहाँ पर लिंक में आपके CEP एक्टिविटी के लिए जो एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, तो जो वीडियो है वो बनाई है उसने हैदर मिर्ज़ा है, कीट का ही एक्स स्टूडेंट है। तो उस वीडियो में उस वीडियो के बाद उसने एक नस्ट के स्टूडेंट्स के साथ एक
सेशन किया था एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, तो उससे एक सवाल हुआ था वहां पर कि जो पार्टनर है, आप अपना जो भी पार्टनर चूज करते हैं, तो उसकी और आपकी फ्रीक्वेंसी सेम हो तो कामयाबी होगी या अलग हो तो कामयाबी होगी। तो उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया था। अगर मैं आपसे पूछूं तो आपके सबके जवाब ये होंगे कि अगर सबकी फ्रीक्वेंसी सेम हो तो ज्यादा बेहतर है, जबकि ऐसा नहीं है। इसकी वजह ये है कि अगर मैं भी रानी और तू भी रानी तो कौन भरेगा पानी वाली बात आती है कि अगर वो भी वही काम कर रहा है, जैसे आपकी टेक्निकल स्किल अच्छी है और उसकी भी टेक्निकल स्किल अच्छी है, तो फिर मैनेजमेंट कौन करेगा। तो इसमें ज़रूरी है कि एक की मैनेजमेंट स्किल अच्छी हो, एक की टेक्निकल स्किल अच्छी हो, तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से बिल्कुल सही है, बिकॉज एवरी पर्सन हैज़ अ डिफरेंट माइंडसेट। तो वो कॉन्ट्राडिक्टिंग अगर माइंडसेट के साथ अगर आप पार्टनरशिप करते हैं, लेकिन पार्टनरशिप यहाँ पर फिर बात हुई आएगी अल्टीमेटली कि आपने उसे डॉक्यूमेंट जरूर करना है। डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे तो फिर मसाइल ज्यादा बढ़ेंगे। जो अलग अलग माइंडसेट के जो लोगों का आपस में जो इंटरेक्शन होता है उसमें, अब जैसे अगर आप सपोज करें, इसकी एक और मैं मिसाल दूं ताकि आपको ये बात बिल्कुल सही तरह समझ में आ जाए कि मसलन आप अपना जो फाइनल ईयर का जो प्रोजेक्ट होता है नॉर्मली, उसमें आप कोशिश करते हैं कि जिसके साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है आप उसको इन्वॉल्व करते हैं। अच्छा, जब वो इन्वॉल्व कर भी लेते हैं तो पता चलता है कि कुछ अरसे बाद कि यार वो एक बंदा जो है वो तो काम ही नहीं कर रहा, उसे जो भी काम को यार यारी दोस्ती में उसको टाल देता है। अब यहाँ जो है मसला क्यों आता है, इसलिए कि एक तो ये कि आपने उससे राइटिंग में कमिटमेंट नहीं ली होती है। अच्छा, इवन अगर राइटिंग में कमिटमेंट भी ले लें और आप अपने प्रोजेक्ट एडवाइजर के पास उसकी शिकायत लेकर जाएंगे, तो प्रोजेक्ट एडवाइजर जो सबसे पहली बात करेगा वो ये कहेगा कि यार आपस में एक दूसरे की बात को अंडरस्टैंड करो और चीज़ों को सही लेके चलने की कोशिश करो। फिर भी आप उसको बड़ी गैरत भी दिलाते हैं अपने दोस्त को कि यार करो ये करो, लेकिन वो नहीं करता, सपोज ऐं बाएं शाएं करता है। तो उसकी वजह क्या होती है कि उसकी वजह ये होती है कि उसका अपना माइंडसेट किसी और चीज में इंटरेस्टेड होता है, आप उसे जबरदस्ती अपने प्रोजेक्ट में घसीट रहे होते हैं। तो ऐसे में फिर उसके लिए जरूरी है कि अब फिर आप उसको एक जो उसके इंटरेस्ट की चीज है ना वो उसको असाइन कर दें। उससे कहें कि अच्छा चल तुमको ये नहीं करना चाहते तुम ये करो, लेकिन कुछ ना कुछ करना है। और ये जब आप ग्रुप बना रहे हो तो उस वक्त सब एक दूसरे के साथ राइटिंग में ये चीज ले लें, और फिर जब आप राइटिंग में ले लेंगे और फिर आप प्रोजेक्ट एडवाइजर के पास जाएंगे तो फिर वो आपको हेल्प करेगा और उस बंदे को थोड़ा सा टाइट करने की कोशिश भी कर सकते हैं। अदरवाइज सबसे पहली कोशिश ये होती है कि जब आप आपस में एक दूसरे की बात को समझें और उसको करने की कोशिश करें। यहाँ फिर एक सवाल आया इरहान की तरफ से कि जी दैट्स व्हाई आई विल डू माय एसडीपी अलोन एंड इट इज सोलेस फॉर मी, आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू डू दिस। इसका मतलब ये हुआ कि कल को जब आप कहीं पर प्रोजेक्ट मैनेजर की तौर पे कहीं काम शुरू करेंगे तो मतलब आप ये कहेंगे कि सारे काम मैं ही कर लूँ, तो यू कैन डू एनीथिंग बट नॉट एवरीथिंग। आपको बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे और लोगों से हेल्प की जरूरत पड़ती है। खुदा ने जो ये पूरी कायनात बनाई है ना वो डिपेंडेंट बनाई है एक दूसरे के ऊपर। मैं एक सपोज करें इसकी मिसाल दूँ कि मैं एक बहुत अच्छा हार्ट सर्जन हूँ, तो क्या मैं अपने हार्ट में जो प्रॉब्लम है उसको मैं सही कर सकता हूँ? मैं चाहूं भी तो नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे बहरहाल किसी दूसरे डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। यही चीज आपको प्रोजेक्ट में लेके चलनी है। नो, टीचर्स आर नॉट इनफ फॉर दिस। इसकी वजह यह है कि टीचर आपको हर वक्त उंगली पकड़ के नहीं चला सकता। जो आपको उंगली पकड़ के चलाने तक का जो टाइम था वो था आपका फर्स्ट ईयर इंटर तक का। नाउ यू गाइस आर इन योर अंडरग्रेड लेवल, और अंडरग्रेड लेवल पे यू आर सपोज टू बी ऑन योर ओन। अब आपने खुद से चलना सीखना है। नहीं चलना सीखेंगे तो अभी नहीं तो कल को जब इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहां पर आपका जो बॉस है वो आपको इसलिए चलना सिखा देगा कि वहां पर आप पैसे दे नहीं रहे होंगे, आप पैसे ले रहे होंगे। तो जो आपको पैसे दे रहा होगा वो ऐसे मुफ्त में नहीं देगा, वो आपसे काम लेगा तो आपको पैसे देगा, वरना आपकी छुट्टी कर देगा। तो वहां पर आप मजबूरन कर रहे होंगे जो भी कर रहे होंगे, और मजबूरन करते करते फिर आप गिरते पड़ते
चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे। तो आइडियल तरीका ये है कि इस स्टेज पर जो चीज़ आपको सिखाई जा रही है, समझाई जा रही है, उसको उसी तरह से करने की कोशिश करें, ताकि कल को जब आप इंडस्ट्री में जाएं तो आपको इन सारे मसाइल का सामना ना करना पड़े। सो आई थिंक आई मेड माई पॉइंट आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस। सो अकेले काम करने की जरूरत नहीं है, अपने दोस्तों को इस तरह से कायल करने की आदत डालें, क्योंकि कल को आपने वहां पर इंडस्ट्री में अलग माइंडसेट के लोगों के साथ काम करना होगा। तो अगर आपने अभी से ही अपने आप को आइसोलेशन में डाल दिया, तो फिर कल को वहां पर फिर आप अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनसे आप कैसे काम लेंगे? जब आप अपने मैनेजमेंट से कहेंगे कि जी वो नीचे वाला काम नहीं कर रहा, तो बोलेगा कि हमने आपको किस लिए रखा है? इसीलिए तो रखा है कि हम उससे डायरेक्ट डील नहीं करना चाह रहे, तो आप उससे डील करो। तो जब आप उसे डील नहीं कर सकते तो फिर आपकी जरूरत नहीं है। अगर हमें ही सारा कुछ करना है तो आप बीच में से हट जाओ, फिर हम डायरेक्टली उससे कैसे डील करना हमें पता है, हम उससे कर लेंगे। तो यू हैव टू लर्न हाउ टू डील विद द टीम। तो इसीलिए यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी आपको इसीलिए पढ़ाया जाता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, कि जहाँ पर आपको ह्यूमन इंटरेक्शन कैसे करना है। इंजीनियर्स जो है वो इंडस्ट्री में ज्यादातर मार इसीलिए खाते हैं कि उनको ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं आती है। अगर वो आ जाए तो फिर दे आर द बेस्ट मैनेजर्स देन MBAs एंड BBAs। सो इसीलिए आपको मैनेजमेंट पढ़ाने और सिखाने की कोशिश की जा रही है। और इसको अनफॉर्चुनेटली जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि ये फजूल में हमें इतनी सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, हम तो इंजीनियर बन रहे हैं, तो हमें ये मैनेजमेंट क्यों सिखाई जा रही है? तो अब आपको अंदाज़ा होगा जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे। अच्छा, मैं WBS का ये जो सारी चीज़ें हैं मैं इसको इसलिए स्किप कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि अगर आज ही मुझे मौका मिल जाए, मैं ज़रा 1 मिनट इसको ज़रा just give me a minute and okay uh, सवाल आया है क्या जी कि it is better to make a good group and carry on members with yourself. It will also teach us teamwork. Yes, you must learn how to deal with ऐसे बंदे के साथ जिसके साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती है, उसको अपनी बात से कायल करना। ये याद रखें कि डंडे से कभी भी किसी को कायल नहीं किया जा सकता। अब आप कहेंगे कि फिर टीचर हमें क्यों मतलब डंडे से कायल करने की कोशिश करते हैं? इसकी वजह यह है कि टीचर के पास सिर्फ 4 महीने का टाइम पीरियड होता है, उसमें उसे स्टूडेंट को पढ़ाना भी है और उसको इम्तिहान दिलवा के उसे पास भी करना है। और अगर पास नहीं करेंगे तो उसका अपना करियर जो स्टूडेंट का है वो बर्बाद हो जाता है। लेकिन चूंकि स्टूडेंट इस स्टेज पे अपने जो मसाइल हैं उनको समझने की सलाहियत या तो रखते नहीं है या समझना नहीं चाहते, इस वजह से मसाइल आते हैं। तो अगर वो इसको सही तरह से अगर कर लें तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई इशू है। So try to get hold of the things by yourself and try to engage each and every member of your FYP, final year project. So this is how you can develop। और नहीं भी आती है तो कोई मसला नहीं है। You must learn how to deal with the person who is not having the same frequency as yours। So इससे आपको जो फायदा मिलेगा वो ये होगा कि आप एक दूसरे के साथ या तो हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे लड़ाई झगड़ा करके, और या फिर मतलब हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, और हो सकता है कि आगे चल के दोनों मिलके कोई अपना एक बिजनेस सेटअप भी कर लें। सो दिस इज गोइंग टू बी द बेनिफिट ऑफ टीम वर्क। सो ट्राई टू फोकस ऑन मेकिंग अ गुड टीम। अच्छा जी, अब ये यहाँ पर इसने जो मैं ये चाह रहा हूँ, चले मैं इसको एक्सप्लेन कर ही देता हूँ जितना हो सकता है। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट क्लास में जब आपको वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर समझाऊंगा तो फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। Hierarchical outline that identifies the products and work elements involved in a project। अच्छा, अब मैं इसको रीडिंग जब कर रहा हूँ तो इसमें अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप फौरन उसको पूछेंगे तो मैं आपको यहीं पर एक्सप्लेन कर दूंगा। अदरवाइज आई एम जस्ट गोइंग टू रीड इट वंस।
so that आपको मुझे पता है कि आपको मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा तो you will not be reading it again. So I'm going to give you thorough understanding. Defines the relationship of the final deliverable to its sub-deliverables and in turn their relationship to work packages. वर्क पैकेजेस उसने आगे डिफाइन किया है, इसलिए इसको अभी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है. उसके बाद लास्ट पॉइंट कहता है कि बेस्ट सूटेड फॉर डिजाइन एंड बिल्ड प्रोजेक्ट्स दैट हैव टेंजिबल आउटकम्स रादर देन प्रोसेस ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स. वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो है वो ये कहता है कि जिस भी प्रोजेक्ट में जो उसका आउटकम है वो टेंजिबल का मतलब ये कि फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा हो. जैसे अगर एक कोई प्रोजेक्ट है सॉफ्टवेयर का, तो सॉफ्टवेयर का जो आउटकम होता है वो टेंजिबल नहीं होता है, वो आपको स्क्रीन पे ही एक वर्चुअल चीज दिखा देता है आउटकम. तो वहां पर आपको एक सेटिस्फेक्शन का एलिमेंट मिसिंग होता है अनटिल एंड अनलेस का आपका जो इसको साइकोलॉजिकल टर्म्स में एक वर्ड यूज होता है वो कहलाता है कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग. तो वो अगर आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, जिसमें आप इमेजिनेशन आपकी पावरफुल नहीं है, तो वहां पर ये मसाइल आते हैं. सो बेस्ट सूटेड फॉर डिजाइन एंड बिल्ड प्रोजेक्ट्स दैट हैव टेंजिबल आउटकम. तो डिजाइन और बिल्ड प्रोजेक्ट जो होता है उसका आउटकम टेंजिबल होता है रादर देन प्रोसेस ओरिएंटेड प्रोजेक्ट. अब प्रोसेस ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स को इसने क्यों कहा, उसने इसकी वजह ये है कि प्रोसेस ओरिएंटेड में एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही होती है. तो अगर आप घर में भी अगर रूटीन में एक ही चीज बार बार करते हैं, जैसे आपको जब आप क्लास में आते हैं तो आपको पूरे दिन में 6-7 अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, तो उसकी वजह क्या है, 7 पीरियड्स होते हैं. तो उसकी वजह ये है कि आप एक ही चीज को कंटिन्यूअसली 6-7 घंटे तक नहीं पढ़ सकते. उसके लिए आपको बीच में ब्रेक चाहिए होता है. तो इसीलिए आपको 50 मिनट के बाद एक ब्रेक दे देते हैं और फिर आप दूसरे सब्जेक्ट के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करते हैं. तो वहाँ पर फिर वो नई चीज होती है, तो फिर आपकी कंसंट्रेशन इसमें आ जाती है. एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पर भी होती है कि आप एक ही वक्त में अलग अलग चीजों को लेके चलना होता है, लेकिन उसकी निटी-ग्रिटी को समझते हुए. अब ये जो अभी जो मैं बात बता रहा हूँ, ये अभी भी अगर आपको बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है तो डजंट मैटर. नेक्स्ट ये कमिंग फ्राइडे को जो क्लास होगी उसमें आपको ये बात बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी, इसलिए कि मैं उसमें आपको इसकी चूँकि जो मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है वो प्योरली पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है, तो वहाँ पर आपको एक तो कलरफुल पिक्चर्स देख के और चीज़ों को देख के ज़रा ज़्यादा आपको अच्छी तरह चीज़ें समझ में आएंगी. So just keep this few things in your mind while we are trying to study all these things. इसके बाद कहता है जी WBS helps project manager. तो इसमें कहता है facilitates evaluation of cost, time and technical performance of the organization on a project, provides management with information appropriate to each organizational level, helps in the development of the organization breakdown structure, which assigns project responsibilities to organizational units and individuals, helps manage plan, schedule, and budget, defines communication channels, and assists in coordinating the various project elements. मुझे फिर भी फीलिंग ये हो रही है कि शायद वहाँ पर जाएं नेक्स्ट वीक में तो फिर आप बीच में ये सारी चीज़ें भूल चुके होंगे. तो मेरा ख्याल ये हो रहा है कि मैं आपको थोड़ा सा उसका एक आइडिया अभी दे देता हूँ. Just for a while, let me share the slide which is there with me. Just give me a minute and I'll be with you. I didn't understand. कोई बात नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अभी मैं समझा रहा हूँ, उसीलिए मैं वो दूसरी स्लाइड में निकाल रहा हूँ. Just give me a minute and I will be with you with the new slide. तो वहाँ पर आपको सही समझ में आ जाएगा. Just a second. ठीक है जी. ठीक है, अब मैं आपके साथ
नई स्लाइड शेयर कर रहा हूँ तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगी चीज। अब आपको ये नई स्लाइड नजर आ रही है? आ रही है तो बता दो। यस सर, जी विजिबल है। सर। ओके गुड। जी जी सर। ठीक है। अब ये बेसिकली मैंने क्योंकि बहुत पहले बनाई है तो इसमें इसको टाइम मैनेजमेंट लिखा है, लेकिन एक्चुअली ये अब इसका नाम जो हो गया है वो शेड्यूल मैनेजमेंट हो गया है। तो आपने इसको शेड्यूल मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है। इसमें हो सकता है कि लेट मी एक्सप्लेन फ्यू थिंग्स। चलें, इसमें नहीं है वो, लेकिन मैं पहले इसमें जब यहाँ पर आ ही गए हैं तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। यहाँ पर अब ये गैंट चार्ट हमने अभी नहीं पढ़ा, शायद ये पढ़ा है। हेलो? नो No, सर, sir. अभी नहीं पढ़ा। नहीं नहीं पढ़ा, पढ़ा। कोई बात नहीं। अब सपोज करें बेसिकली एमएस प्रोजेक्ट जो है सॉफ्टवेयर, उसमें इसके बारे में आपको ज़्यादा पता चलेगा। ये एमएस की एक स्लाइड है। ये सपोज करें कि एक प्रोजेक्ट है जिसका वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बना हुआ है। मैं फिर बता दूं कि ये वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर इस सॉफ्टवेयर में तो इस तरह बनता है, लेकिन एक्चुअली जो है इसका जो एक ब्लॉक डायग्राम जो बनता है वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ थोड़ी देर में। और द टाइम बीइंग जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पर मैं जो चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो बेसिकली है आपका माइलस्टोन जो मैंने आपको बताया था। यहाँ पर ये आपको जो माइनस साइन है ये इसको एक्सपेंड किया है, तो एक्सपेंड किया है तो ये चीज आई आपके सामने। ये प्लस साइन, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो ये फर्दर एक्सपेंड होगा। ठीक है, जहां जहां उसने इसको इस तरह से दिखाने की कोशिश की एक्सपेंड करके, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पूरा एक्टिविटीज है उसको इसने एक्सपेंड किया है और उसको इसने डार्क लाइन के साथ शो किया। ठीक है, इसके अंदर ये एक छोटी एक्टिविटी है जिसको इसने एक्सपेंड नहीं किया, इसलिए ये यहाँ पर डार्क में नजर आ रही है। इसको एक्सपेंड करते तो इसके अंदर आपको यहाँ पर इसी तरह से ये छोटे छोटे ग्रे एरियाज यहाँ पर आपको नजर आते हैं। लेकिन ये समझाने के लिए है, इसको अभी नहीं भी समझ में आया तो थोड़ा सा आप कंसंट्रेट कर आएंगे। इसके बाद आप यहाँ से सर जी सर, ये गेन चार्ट किस चीज की है? ये किसी भी एक प्रोजेक्ट है सॉफ्टवेयर का, बेसिकली ये समझाने के लिए है। ये अब ये जो गैंट चार्ट है ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट का जो एक सॉफ्टवेयर है इसमें इस तरह से बनता है। ठीक है, और ये जब आप ठीक है सर। अगर नहीं भी है तो आप इसको अपने पास लोड कर लें, और इससे रिलेटेड यूट्यूब पे बेतहाशा वीडियोस हैं। आपको ये अपने तौर पे करना होगा, क्योंकि इसका टाइम अगर हमें मिला इसमें तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अगर एंड में, लेकिन अगर टाइम नहीं बचा तो फिर यू विल हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। अच्छा, एक ठीक है सर। ठीक। जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ से छोड़कर चले गए हैं क्लास को। लेट मी टेल यू, योर अटेंडेंस इज गोइंग टू बी मार्क्ड ईच एंड एवरी। आपके जितने टाइम आप ऑनलाइन रहेंगे मेरे साथ वो भी मार्क होगी। तो अगर आप बीच में सिर्फ यहाँ हाजिरी लगा के और उसके बाद गायब हो जाएंगे तो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, सो डोंट गो अवे। इट इज ये पहले वाला सिस्टम नहीं है कि जिसमें आपने हाजिरी लगाई। हाँ, ये अभी भी पॉसिबल है कि आप सिर्फ ऑन करके और फिर आप अपना काम करें तो वो अलग बात है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं है। यू मस्ट ट्राई टू फोकस ऑन each and everything which is being shared here in the class, and I am here to help you out in it. So नाम मुझे पता चल जाएगा कि who was not in here, so इसको इस तरह से बिल्कुल भी ना करें। और सर सम टाइम वो नेट का इशू होता है ना, तो इसीलिए वो इश्यूज है सर। यहाँ पे मैं जरा आउट ऑफ सिटी हूँ तो मैं, मेरे लिए तो बहुत ज्यादा इशू है यहाँ पे। फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ सर क्लास वगैरह लेने के लिए, सम टाइम हो जाता है सर। ठीक है, ठीक है, ओके। चलें, इसको भी देख लेंगे।
अच्छा, अब ये मैं बता रहा था कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ये एक्टिविटीज हैं, जब आप यहाँ से ये वाला काम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे तो ये यहाँ पर आपका जो है ये कहलाएगा आपका माइलस्टोन। मैं इसमें एक और जगह देखना चाह रहा हूँ, ये यहाँ पर है। यस, ये देखें आप कि ये मेन टास्क थी, ठीक है जी, और यहाँ से ये सब टास्क 1 2 3 और ये डिलीवरेबल आ गया। तो जैसे ही यहाँ पर ये डिलीवरेबल आया तो ये जो इस तरह का जो डायमंड शेप की जो एक चीज बनी हुई है, ये बेसिकली कहलाती है माइलस्टोन। ये डायग्राम क्या है, ये मैं जब वो अपनी वाली जब ये मैं एक्चुअल जब वीडियो अपनी चलाऊंगा तो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं आपको एक और स्लाइड दिखाना चाह रहा हूँ जिसमें आपको WBS का एक्चुअल कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ये जो है बेसिकली ये तो WBS की एक्सप्लेन किया गया है गैंट चार्ट के कॉन्टेक्स्ट में। तो लेट मी शो इट टू यू। मैं 1 मिनट में वापस आता हूँ आपके साथ दोबारा। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है जी। अब जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ इसमें आपको जो गैंट चार्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। मैं बहुत तेज़ी से आगे इसलिए जा रहा हूँ कि ये जो नेक्स्ट टाइम जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो उसमें आपको ज़्यादा बेहतर समझा सकूँ। ये है बेसिकली वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। मैंने अब जब आपको अभी जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि इसके लेवल्स होते हैं। तो ये बेसिकली इसका लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, ये लेवल 3 है, ये लेवल 4 है, इसी तरह ये लेवल 5 है और ये लेवल 6 है। ये किसी बुक को लॉन्च करने का एक कोई प्रोजेक्ट है कि मतलब मैं सपोज करें एक राइटर हूँ और मैं एक बुक लिख रहा हूँ तो मुझे इतने फेजेस से गुजरूंगा तब जाके मेरी बुक जो है वो मार्केट में आएगी, लॉन्च हो जाएगी। अब इसका फेज 1 है, उसमें मैंने सबसे पहले इसकी फिजिबिलिटी निकालनी है। और फिजिबिलिटी किस सेंस में होगी, जो जिस तरह से हमने जैसे उसका पे बैक पीरियड या एनपीवी हमने नहीं किया लेकिन पे बैक हमने पढ़ लिया पिछली क्लास में। तो ये उसकी होगी आपकी जी फिजिबिलिटी के मैं इतने अरसे में अगर मैं पैसे वापस अपने कवर कर लेता हूँ जो एफर्ट है मेरी, उसके बाद मेरा जब वो बुक जो है वो उसके बाद सेकंड और थर्ड एडिशन और वो जब आने शुरू होंगे तो मैं आई विल स्टार्ट मेकिंग मनी। तो ये मुझे पता यहाँ से पता चल जाएगा कि मुझे जो इन्वेस्टमेंट मैं कर रहा हूँ वो कितने अरसे में वापस आएगी। ये मेरी होगी फिजिबिलिटी स्टेज। इसके बाद मैं जाऊँगा लिटरेचर सर्च के ऊपर। ठीक है, लिटरेचर सर्च में क्या होगा, लिटरेचर सर्च में मुझे डेटा कलेक्ट करना होगा, उसमें से जो मेरे काम का डेटा है उसको मैंने एक्सट्रैक्ट करना है, उसमें से जो उसकी एक कॉपी बनानी है, मतलब उस डेटा को प्रॉपरली अरेंज करके, और उसको फिर अब ये वाला पार्ट जो है ये हम फिर एंड में करेंगे। तो हम फिलहाल यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक मैं आ गया। इसी तरह से फिर मार्केट रिसर्च कि मार्केट में मेरी बुक जो मैं लिख रहा हूँ उसकी क्या वर्थ होगी, मतलब वो कोई खरीदेगा भी या नहीं। पता चले कि मैं एक ऐसी बुक लिख लूँ जिसको कोई खरीदार ही नहीं है तो ये मेरी फिजिबिलिटी जो है वो जीरो हो जाएगी। उसके बाद उसका प्लान करूँगा कि मैं किस तरह से उसको अप्रोच करूँगा, उसका ड्राफ्ट बनाऊँगा मार्केट रिसर्च का और उसको पब्लिशर को दूंगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए। लोकेट पब्लिशर, अब ये इसको यूं भी पढ़ना है और यूं भी पढ़ना है, जहां पर जो चीज जरूरत है उस वक्त उसको। अब ये इसको इसने मैं अभी आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कि पहले हमने इसको इस तरह से समझना है, इस तरह के स्टेप्स में, इस तरह के स्टेप्स में भी काम चलेगा और ये हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली दोनों डायरेक्शन में साइमल्टेनियसली चलेगा। लेकिन ये जो आप पूरा ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे वो बेसिकली आप बनाएंगे प्लानिंग फेज में। ये एक्सिक्यूशन के टाइम पे नहीं होगा, ये प्लानिंग फेज में आपने बनाना है। और प्लानिंग फेज में बनाने का मतलब ये कि आपने लिटरेचर सर्च करना है, मार्केट रिसर्च एंड लोकेट पब्लिशर, ये पहले स्टेप में ये आपका काम है। दूसरे स्टेज में कलेक्ट डेटा इसके कॉन्टेक्स्ट में,
मार्केट रिसर्च इसके कॉन्टेक्स्ट में, लोकेट पब्लिशर जो है वो इसके कॉन्टेक्स्ट में। लोकेट पब्लिशर को करने के बाद क्या होता है कि आपको उसे चैप्टर की समरीज देनी होती है वक्त से। अब चूंकि हमने बुक्स तो लिखी नहीं है इसलिए हमें इसका आइडिया नहीं है, लेकिन दिस बेसिकली द वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। अगर सपोज करें कि मैंने यहाँ से यहाँ तक का सारा काम पहले स्टेज में मैंने कर लिया, तो इसके एंड, इसका जो ये एंड होगा ये माइलस्टोन होगा। मैंने एक माइलस्टोन अचीव कर लिया कि मैंने लिटरेचर सर्च भी कर लिया, मार्केट रिसर्च भी कर ली और पब्लिशर भी लोकेट कर दिया। अभी मैंने काम शुरू नहीं किया लिखना, ठीक है, ये मैंने इनिशियली काम कर लिया, तो ये मेरा एक माइलस्टोन हो जाएगा यहाँ पर इस फेज के हवाले से। इस फेज के हवाले से मेरा माइलस्टोन यहाँ पर अचीव होगा, इस फेज के हवाले से मेरा माइलस्टोन यहाँ अचीव होगा। तो ये माइलस्टोन यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये माइलस्टोन है कि मतलब आपने। अच्छा, इसी तरह से अब मैं इसको एक और कॉन्टेक्स्ट में मैं दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा बेहतर समझेगा। अब ये जो है ये कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है, तो इसमें दो अलग अलग लोगों के साथ आप सपोज करें कि ये एक तरह से यूं समझ लें कि ये पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट है कोई। एक आपका पूरा जो टीम है वो एक एरिया पे काम, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, प्रोजेक्ट ए है जिसका नाम, और एक जो है वो एरिया बी या प्रोजेक्ट बी पे काम कर रही है जिसका ये इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये प्रोजेक्ट लेवल 1 है, फिर ये ग्रुप लेवल है और ये वर्क पैकेज लेवल है। अब ये फिर वर्क पैकेज लेवल की जो बात कर रहा है वो इसको आप कहाँ से समझेंगे। ये इसी तरह से एक ये वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो है वो एक सॉफ्टवेयर के हवाले से है, ये उसका ये मैं आपको स्लाइड्स जो है वो शेयर कर लूंगा, तो इसलिए आपको इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हम कहाँ से लेने जाएं और क्या करें। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। इसी तरह से ये एयरक्राफ्ट सिस्टम का है, अगर इसको भी अब मेरा ख्याल है कि आप में से मुझे नहीं पता, आप लोग सब इलेक्ट्रिकल के ही या इसमें कोई एवियोनिक्स का भी है? जी ये सर एवियोनिक्स के भी है ना। अच्छा, अब इससे जो जी एवियोनिक्स वाले हैं उनको ये ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगी, तो जिनको नहीं भी समझ में आता है तो एवियोनिक्स वालों को अगर आप पूछ लेंगे तो वहां से भी आपको समझ में आएगा, लेकिन मैं आपको वैसे ही समझा देता हूँ थोड़ा सा। अब जैसे एयरक्राफ्ट सिस्टम है तो ये आपका मेन प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इसकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपको सिस्टम इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एंड सपोर्टिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज, ये इसके 2 लेवल्स हो गए। ट्रेनिंग में इक्विपमेंट ट्रेनिंग, फैसिलिटीज ट्रेनिंग एंड सर्विस ट्रेनिंग। इसी तरह डेटा में टेक्निकल ऑर्डर्स, इंजीनियरिंग डेटा एंड मैनेजमेंट डेटा। अब ये सारे लिंक्ड है ना आपस में, ये सारी एक्टिविटीज इससे रिलेटेड है, ये सारी एक्टिविटीज इससे रिलेटेड है, ये सारी एक्टिविटीज इससे रिलेटेड है। इसी तरह यहाँ पर आप आए तो ये सारी एक्टिविटीज इसके साथ रिलेट कर रही है, ये सारी एक्टिविटीज जो है वो इसके साथ रिलेट कर रही है। इसी तरह ये सारी एक्टिविटीज इसके साथ रिलेट कर रही है। और यहाँ पर एयर व्हीकल ये जो है ये सारी आपस में एक दूसरे के साथ लिंक कर रही है। तो ये एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है जो कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के कॉन्टेक्स्ट में बताई गई है। सो आई थिंक कि थोड़ा सा पहले के मुकाबले में जो हम वहाँ पर वर्ड्स में पढ़ रहे थे वो अब मेरा ख्याल है कि पिक्चर के बाद ज़्यादा बेहतर समझ में आई होगी। अगर आई है तो मुझे या तो चैट में या माइक ऑन करके बता दें, और नहीं आई है तो मैं फिर थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं। जी कोई भी? हेलो? यस सर। ठीक है ना? जी जी ओके। सर समझ में तो आ गई है। एक जी तरीके से हम अगर एक्टिविटीज कोई परफॉर्म करेंगे ना तो उससे ज्यादा कुछ समझ में आ जाए, मतलब कुछ ऐसी लिख जो बिल्कुल लाइव एग्जैक्टली। एग्जांपल्स हमारे लिए। देखें, एक चीज हमेशा ये याद रखें कि जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो आपको लगता है कि हमें सब समझ में आ रहा है, लेकिन जब असल में प्रॉब्लम उस वक्त आती है जब आप उसको प्रैक्टिकली करने जाएंगे, उस वक्त आपको जब प्रॉब्लम आती है, तो हम चूंकि इसको चांद रात में ही करते हैं ना दोबारा, तो उस वक्त फिर प्रॉब्लम आती है। और उस वक्त मेरे पास जो है वो हर दूसरी मिनट में एक बंदा जो है वो कॉल कर रहा होता है कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने का तरीका इसमें यह है कि जैसे ही, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अभी आप जैसे ये चैप्टर, जितने 3 चैप्टर पढ़ लिए हैं, मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने बुक खोल के देखी भी है या नहीं देखी है, लेकिन मैंने अपने हिसाब से उसको बिल्कुल थॉरोली और बहुत डिटेल में पढ़ाया है।
नहीं पढ़ा है तो आप इसको दोबारा, वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं, उसका लिंक आपके पास मौजूद है, आप दोबारा उसको लिंक को खोल के देखें, वहां पर आपको नहीं समझ में आता फिर आप सवाल पूछें। अब अगर आप कोई ऐसा सवाल पूछते हैं जो मैंने वीडियो में भी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो फिर उसको समझाने का तो मतलब ये कि सिर्फ आप टाइम जाया करने वाली बात करेंगे। So try to get hold of the things the way they are being explained to you. अच्छा, अब हम दोबारा अपनी पुरानी स्क्रीन पे आते हैं, ये वाली है। सो अब आपको WBS, अब आप इसको पढ़ेंगे तो it will facilitates evaluation of cost, time and technical performance of the organization on a project, provides management with information appropriate to each organizational level, helps in development of organizational breakdown structure, which assigns project responsibilities to organizational units and individuals, helps manage plan, schedule and budget, defines communication channels and assists in coordinating the various project elements. इसके बाद ये कहता है जी वर्क पैकेज। वर्क पैकेज वहां पर आपको पिक्चर में तो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन ये वर्क पैकेज जो है ये बेसिकली समझ लें कि बिल्कुल आपका जो पूरा WBS आपका पूरा जो बना हुआ है वो कहलाता है, वो जो पूरा बना हुआ है वो तो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है, WBS है। लेकिन हर जो वर्टिकल लाइन में जो आपको जितनी एक्टिविटीज दिखाई गई थी, उसका जो सबसे लोएस्ट लेवल होता है वो बेसिकली कहलाता है वर्क पैकेज। इसमें आप बेसिकली ये सारी चीजें उसमें बता रहे होते हैं। इसकी वजह ये है कि जब आप इम्प्लीमेंटेशन में जाते हैं तो आप ऊपर से नीचे नहीं आते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, ये हमेशा याद रखें। इसीलिए इसको यूं समझ लें कि जैसे टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है किसी भी बुक में, तो जब आप जो टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है वो बेसिकली जो चीजें उस चैप्टर में आई होती हैं उसको उस पूरे का जो नाम होता है वो सबसे टॉप पे आता है। फिर उसको जब आप फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं तो उसमें मेजर टॉपिक्स आ जाते हैं। फिर उसको जब उन मेजर टॉपिक्स को फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं तो इंडिविजुअल छोटे छोटे टॉपिक्स या छोटे छोटे एरियाज आते हैं जहां पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ होता है। तो जो सबसे छोटा है वो बेसिकली कहलाता है वर्क पैकेज। इसको बुक के कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। बुक में बेसिकली जो टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है, तो टेबल ऑफ कंटेंट्स अभी मेरे पास अगर आप चाहते हैं तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। 1 मिनट दें तो मुझे, लेकिन ये मुझे बार बार जो स्विच करना पड़ता है, दैट इज बेसिकली टाइम कंज्यूमिंग, और इसको मैं बेसिकली अवॉइड करना चाह रहा हूँ। लेकिन आप लोग चूंकि बज़िद हैं तो मैंने कहा कि चलें कोई बात नहीं, बज़िद नहीं है बेसिकली, दिस इज माय रिस्पांसिबिलिटी व्हिच आई एम ट्राइंग टू फुलफिल। ओके, सो दिस इज द बुक जो आपकी कोर्स बुक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगी। अब आपको ये नजर आ रही है स्क्रीन आपको? जी 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 सर। जी जी। ये यहाँ पर आपको नजर आ रहा है टेबल ऑफ कंटेंट्स है ये, ठीक है जी। इन टेबल ऑफ कंटेंट्स को यहाँ पर आप देखें, ये प्लस साइन है, ये तो हो गया लेवल 1 मॉडर्न प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। जब आप इसको ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर ये आ गया व्हाट इज अ प्रोजेक्ट, ये लेवल 2 हो गया। इसी तरह ये लेवल 2 हो गया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टुडे एन इंटीग्रेटिव अप्रोच। फिर जब आप इसको फर्दर ब्रेक करते हैं तो ये इसमें द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, द प्रोजेक्ट मैनेजर, और इसी तरह इसको जब आप फर्दर ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स विद ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी, projects through portfolio management and integration of the processing of implementing actual projects। तो ये जो लेवल है इसमें, इन सब का जो सबसे लोएस्ट लेवल है, तो जब आप प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो इसमें बेसिकली यहां से ऊपर की तरफ जाएंगे। लेकिन जब आप सामने वाले को बताना शुरू करते हैं
तो वो यहाँ से नीचे की तरफ आते हैं। इसकी मिसाल एक तरह से यूँ समझ लें कि एक चीज होती है इनसाइड आउट और एक होता है आउटसाइड इन। तो जो टीचर आपको जब पढ़ा रहा होता है तो वो आउटसाइड इन लेकर आता है, लेकिन जब आप एग्जाम में आप अपीयर होते हैं तो बेसिकली टीचर की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि आप इनसाइड आउट आएंगे, कि जो बिल्कुल लोअर लेवल से लेके चीज़ों को और फिर आप उसको एक्सप्लेन करते हुए बड़ी पिक्चर समझने या दिखाने की कोशिश करते हैं। सो आई थिंक आई मेड माई पॉइंट लाउड एंड क्लियर टू यू एंड अच्छा जी, अब हम दोबारा अपनी स्क्रीन पर वापस आ गए हैं एंड इसके बाद इंटीग्रेटिंग दी WBS विद ऑर्गेनाइजेशन, इसको मैं अभी थोड़ा सा स्किप करना तो नहीं चाह रहा हूँ। इसमें जो कम्युनिकेशन प्लान है, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट का पूरा एक चैप्टर है जो कि इसमें अलग से शायद इन्होंने नहीं दिया इसको, इसीलिए यहाँ पर एक्सप्लेन करने की। लेकिन कम्युनिकेशन मैनेजमेंट का जो चैप्टर है वो बहुत छोटा सा है, हालांकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजर की जो 90% टाइम है वो हमेशा यूज होता है कम्युनिकेशन में, 90% टाइम। तो 10% टाइम फिर वो क्या करता है, उस 10% टाइम में बेसिकली वो चीज़ों को इंटीग्रेट करता है। जो कम्युनिकेशन के जरिए से उसके पास सारी इंफॉर्मेशन आई होती है उसको वो खुद इंटीग्रेट करता है अपने एंड में, कि कौन सी चीज़ को कब किसके साथ कहाँ जोड़ना है। ये बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजर का काम होता है। सो लेकिन जो ज़्यादातर वो उसका सारा जो काम होता है वो हर जगह से इनपुट ले रहा होता है। वो इनपुट लेके उसको कंपाइल करता है और टॉप मैनेजमेंट को उसे रिपोर्ट बना के देनी होती है। वो जो रिपोर्ट होती है वो बेसिकली हर महीने के एंड पे देनी होती है प्रोजेक्ट के, और वो कहलाती है मंथ एंड रिपोर्ट, MER, मंथ एंड रिपोर्ट। और उसमें उसके 3 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा ये होता है कि पिछले महीने क्या काम पिछले महीने उसने जो मंथ एंड पे बताया कि पूरे महीने में पिछले उसने क्या काम किया है, इस महीने उसने क्या काम करना है, और पिछले महीने में अगर कोई काम नहीं हुआ तो उसके रीजंस बताने होते हैं, और आइंदा का थोड़ा सा एक ओवरव्यू देना होता है कि अगले महीने उससे वो क्या काम करेगा। तो ये बेसिकली होती है मंथ एंड रिपोर्ट उसकी। तो ये सारी चीज़ें उसको कम्युनिकेशन में उसे बतानी होती हैं। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल इस स्टेज पे आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर ये जो लास्ट मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि कोडिंग दी WBS फॉर द इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसका मतलब ये है कि ये जो आपने WBS आपने पूरा जो बनाया है उसकी आपने कोडिंग करनी होती है। कोडिंग करने का मतलब क्या है? कोडिंग करने का मतलब ये है कि जैसे चैप्टर 1 है तो उसका जो पहला लेवल होगा वो 1.1 होगा, उसका जो फर्दर डाउन होगा तो 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, ये बेसिकली कहलाती है कोडिंग। इसी तरह से वर्क पैकेजेस और ये सारी चीज़ें बनती हैं। कोडिंग में कोई और रॉकेट साइंस अलग से नहीं है। इस कोडिंग का फ़ायदा एक्चुअली ये है कि चूंकि अब सारा जो हमारे पूरी दुनिया का जो निज़ाम है वो इंफॉर्मेशन सिस्टम पे बेस कर रहा है और उसके लिए आपको सारी चीज़ें कंप्यूटर में एंटर करनी होती हैं, तो इसलिए इसके लिए इसके साथ जो इसने वर्ड यूज़ किया है वो कोडिंग का वर्ड यूज़ किया है। जब ये कंप्यूटर्स नहीं थे तो उस ज़माने में बुक्स तो लिखी जाती थी, तो जब वो बुक्स लिखी जाती थी तो उसका नाम उन्होंने टेबल ऑफ कंटेंट्स रखा था। तो अब जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है वही समझ लें कि आपकी कोडिंग है। Now, if any of the object did not achieve in the WBS system, so what was the next step we have to take to go back and move forward? ये वाला जो सवाल है बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है कि अगर हमने WBS में किसी वजह से या तो भूल गए या हमने उसको इंटीग्रेट नहीं किया है तो फिर हम उसको दोबारा कैसे उसमें इंक्लूड करेंगे या किस तरह से हम मूव फॉरवर्ड करेंगे। तो इसमें इस कॉन्सेप्ट को मैं एक्चुअली चाहूँगा कि नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सप्लेन करूँ, इसलिए कि अब आपका तकरीबन टाइम जो है वो कंप्लीट हो गया और एक्चुअली मुझे जाना बंद इसलिए करना पड़ेगा कि क्योंकि आपका 5 मिनट के बाद आपका क्विज जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्विज। और वो क्विज में ये है कि आपको 20 MCQs हैं
और उन 20 में से 15 जो है वो काउंट होंगे। 5 का आपके पास मार्जिन है, अगर वो गलत भी हो जाते हैं तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, एंड इट इज फ्रॉम द फ्रेमवर्क। और ये वाला जो सवाल है तुम्हारा असद, ये तुम नेक्स्ट क्लास में मुझे रिमाइंड करवा देना। वैसे तो मुझे याद रहेगा इंशाल्लाह, उम्मीद है कि मैं भूलूंगा नहीं, लेकिन इन केस अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे रिमाइंड करवा देना एंड आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। एंड वहाँ एक चीज़ और आपने नोट की होगी कि आज आपका पूरा 1.5 घंटे का सेशन हुआ है। इसका मतलब ये कि बीच में गैप नहीं है। इसकी वजह ये कि हमने इसका पूरा जो है वो सॉफ्टवेयर कीट में जो है वो परचेज किया है। तो अब हमारा जो 40 मिनट का सेशन होता था वो पूरा सेशन 1 गो में कंप्लीट हुआ करेगा। सो गुड लक विद योर क्विज 1। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड आई विल सी यू ऑन सर फ्राइडे। जी सर, बोलिए। अगर वो थोड़ा टाइम अगर थोड़ा सा एक्सटेंड, मतलब थोड़ा सा बढ़ा दें, क्योंकि 15 मिनट में तो थोड़ा मुश्किल होगा। इस यहाँ पे थोड़ा नेट वगैरह का इशू है ना, तो नेक्स्ट अगर कोई क्विज वगैरह में सुन ले मेरी बात सुन ले। जी जी 15 करने हैं आपने, 1 मिनट का एक है, 20 पूरे करने जरूरी नहीं है। अगर आप समझते हैं कि 15 पूरे सही हैं और कर लिए हैं तो 15 मिनट में हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि एक्चुअली इसकी रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप बिल्कुल एग्जैक्ट 12:15 पे आपका जो क्विज है वो शुरू हो जाएगा। सो गुड लक विद योर क्विज एंड विल मीट ऑन फ्राइडे एट 10:40 इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। सर थैंक यू क्विज सर। जो है वो कहाँ पे शो होगा हमें? MIS से, हर चीज MIS से होगी। वहीं पर आपको उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाके उसको चेक करें। वहां सर पर एक्चुअली आपको, वहाँ पे मैंने लिंक पे क्लिक किया लेकिन उसके बाद कोई लिंक नहीं आ रहा, सिर्फ ये आ रहा है बैक टू द कोर्स। मैं अभी आपको मैं दोबारा देखता हूँ, अगर वो हाइड किया हुआ है तो मैं उसको अनहाइड कर दूंगा, आपको नजर आ जाएगा, वहीं पर मिलेगा लिंक। नहीं सर, वो हेलो हाइड नहीं है, वो हाइड जी नहीं है, पर वो बस उसमें यही लिखा हुआ है कि आपका क्विज मतलब 12:15 स्टार्ट होगा हाँ, बस और तो फिर आप 15 मिनट इसीलिए वो टाइम टाइम होगा टाइम बस। लिमिट इसीलिए जी तो जी रखी गई है ना, कि अब आप ये नहीं कह बिल्कुल। सकते कि जी वो मेरी पेन नहीं थी तो मैंने भूल गया था, तो मैं तो चेक कराया था। क्लास में ये सारी चीजें होती थी, कंप्यूटर झूठ नहीं हेलो बोलता। ठीक है जी सर सर बिल्कुल जी। सही। सर वो मैंने दूसरे सेशन में अटेंडेंस मार्क्स लेट की नहीं थी नहीं, ना। वो मैं कर लूंगा। जुबैर बात कर रहे जी हो ना, जी मुझे पता है। जी जी ठीक है, ओके। सर वो मैं आ गया था लेकिन भूल नहीं गया नहीं, था कोई असल बात में। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो मैं मार्क कर लूंगा। नो इश्यूज। ठीक है ओके सर, थैंक ओके, यू सर। गुड लक, थैंक यू, खुदा हाफिज। थैंक